हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से क्वालिटी एजुकेशन पर हार्दिक स्वागत है। और जो अपनी श्रृंखला चल रही है आरएस प्री को टारगेट करते हुए राजस्थान भूगोल एमसीक्यू बैच, उसी में ही आज आपके सिलेबस का जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो आपके लिखा हुआ है सिलेबस में, अफवाह प्रणाली एवं झीलें, यानी कि राजस्थान के अंदर कौन कौन सी नदियां हैं और राजस्थान के अंदर कौन कौन सी झीलें हैं। दो प्रकार के आपके इनमें से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अर्थात ये मान के चलिए कि इस टॉपिक से आपके एग्जाम में दो क्वेश्चन जो है वो मिनिमम पूछे जाएंगे, जिसमें एक क्वेश्चन नदियों का होगा और एक क्वेश्चन झीलों का होगा। इसलिए यह टॉपिक आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। अपन पहले जो है वो नदियों पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे और फिर लास्ट में जो है वो झीलों पर आधारित प्रश्न देखेंगे। इन 20 क्वेश्चनों के माध्यम से इस टॉपिक को अपन कवर करने की कोशिश करेंगे। शुरुआत जो है वह हम करेंगे राजस्थान के प्रमुख नदियों से। तो पहला क्वेश्चन आज अपन देखेंगे राजस्थान भूगोल एमसीक्यू बैच के अंदर कि आपका जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है और उसके आधार पर हमें क्या करना है आगे। देखिए, निम्न में से कौन सी नदियां जो है वह अरब सागरीय तंत्र जो है उसका भाग नहीं है। भाई, आप सभी को पता है कि राजस्थान के अंदर जो नदियां हैं, देखो इसका आंसर आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होना चाहिए। ज्यादा महत्वपूर्ण ये होना चाहिए कि आपके जो है वो टॉपिक क्लियर होना चाहिए। तो आपको अरब सागर का तंत्र लिखा हुआ है, क्या ऐसे भी कुछ और तंत्र होते हैं? तो बिल्कुल होते हैं भाई। जब हम राजस्थान की नदियों की बात करते हैं, ध्यान देना है, राजस्थान की नदियां, तो राजस्थान की जो नदियां हैं इन्हें मुख्य रूप से तीन भागों के अंदर बांटा जाता है। किस आधार पर बांटते हैं? तो इनका पानी जो है वो कौन सी जगह पर जाकर गिरता है, उस आधार पर राजस्थान में तीन प्रकार की नदियां होती है। तीन प्रकार की कौन कौन सी? भाई, एक तो वह नदियां होती है जिनका पानी किसी समुद्र या सागर में जाता हो, और दूसरी वह नदियां होती है जिनका पानी जो है वो किसी समुद्र या सागर में नहीं जाता हो। तो जिनका नहीं जाता है उनको तो हम बोलते हैं अंतः प्रवाही वाली नदियां, यानी कि जिनका प्रवाह जो है वो अंदर का अंदर ही है, स्थलीय भाग में। जबकि दूसरी होती है आपके जो कि किसी समुद्र या सागर में गिरती है। तो जब आप राजस्थान का मैप देखते हैं, इस राजस्थान के मैप के अंदर ये आपका कौन है? राजस्थान है। इस राजस्थान से जब हम दक्षिण पश्चिम की तरफ नीचे जाते हैं तो इस तरफ एक सागर आता है जिसका नाम है अरब सागर। ठीक है। इसी प्रकार से जब हम इस राजस्थान के पूर्व की तरफ जाते हैं या फिर दक्षिण पूर्व की तरफ जाते हैं, तो चूंकि यहां से राजस्थान के इस तरफ से एक नदी बहती है जिसका नाम है यमुना नदी। वो यमुना नदी जो है वह एक नदी में जाकर गिरती है जिसका नाम है गंगा नदी। और वो गंगा नदी जो है वह भारत के दक्षिण पश्चिम के भारत के दक्षिण पूर्व के अंदर या फिर पूर्वी हिस्से के अंदर स्थित जो आपके बंगाल की खाड़ी है उसमें जाकर गिरती है। यानी कि राजस्थान के अंदर जो नदियां हैं उनका पानी तीन जगह पर जा सकता है। पहला टाइप कि वो नदी कहीं पर भी उद्गम उद्गम हो उसका और कहीं पर भी प्रवाह हो, लेकिन उसका समापन जो है वो स्थलीय भाग में ही हो, तो उसे हम कहेंगे अंतः प्रवाह वाली नदियां। दूसरी वह नदियां होती है जिनका पानी कहां पर जाता हो? अरब सागर के अंदर जाता हो, वो कहलाएगी अरब सागर वाली नदियां या फिर अरब सागर तंत्र। तीसरी वो नदियां जिनका पानी किस में जाता हो? बंगाल की खाड़ी में जाता हो, उन्हें हम कहेंगे बंगाल की खाड़ी तंत्र वाली नदियां। यानी कि अगर हम देखना चाहे तो राजस्थान जो है इसके अंदर कितने टाइप के जो है वह अपवाह तंत्र होते हैं? तो तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है वह नदियां जिनका पानी किस में जाता हो? अरब सागर के अंदर जाता हो, उन्हें हम कहेंगे अरब सागर तंत्र। दूसरी वह नदियां होती है जिनका पानी किस में जाता हो? बंगाल की खाड़ी के अंदर जाता हो, उन्हें हम कहेंगे बंगाल की खाड़ी तंत्र। बंगाल की खाड़ी तंत्र। तीसरी वह नदियां होती है जिनका पानी जो है वो किसी समुद्र या सागर में नहीं जाता है, यानी कि उसका पानी वहीं पर ही स्थलीय भाग के अंदर किसी मरुस्थल के अंदर जो है वो विलुप्त हो जाता है, उन्हें हम कहते हैं अंतः प्रवाह वाली नदियां। अंतः प्रवाह तंत्र कह दीजिए इसको, अंतः प्रवाह तंत्र। यानी कि वह नदियां क्या है? अंतः प्रवाह वाली है। ये तीन प्रकार के राजस्थान के अंदर क्या होते हैं? आपके अफवाह तंत्र होते हैं। अब देखिए, अरब सागर के अंदर राजस्थान से एक नदी गिरती है जिसका नाम है लूनी नदी, जो अरब सागर में जाती है। दूसरी नदी जो आती है उसे हम कहते हैं पश्चिमी बनास नदी, पश्चिमी बनास। तीसरी नदी आती है जिसका नाम आता है माही नदी, और चौथी नदी आती है जिसे हम बोलते हैं साबरमती नदी। ये चार नदियां जो है मुख्य रूप से राजस्थान की वह नदियां हैं जिनका पानी अरब सागर में जाता हो, यानी कि यह नदियां अरब सागर तंत्र वाली नदियां कहलाती है। आपके कौन कौन सी? लूनी, पश्चिमी बनास, साबरमती और माही नदी जो है वह आती है।
बंगाल की खाड़ी तंत्र वाली नदियों के अंदर सबसे प्रमुख नदी या फिर राजस्थान की एकमात्र 12 मासी नदी जो है चंबल नदी इसमें आती है। इसके अंदर एक नदी आती है जिसका नाम है गंभीर नदी, और एक नाम आता है आपके बाण गंगा नदी। अब देखिए, इन नदियों का पानी जो है वो सीधा जो है वो आपके बंगाल की खाड़ी में नहीं जाता है। बंगाल की खाड़ी के अंदर पानी जाने के लिए राजस्थान की इन नदियों का पानी जो है वह यमुना नदी के अंदर जाता है। यमुना नदी का पानी जो है वह आपके गंगा नदी में जाता है, और फिर गंगा नदी का पानी जो है वो बंगाल की खाड़ी में जाता है। इसीलिए माना जाता है कि ये जो तीन नदियां हैं जो कि राजस्थान से बाहर निकल रही है, और इनका पानी जो है वो कहां जाता है, बंगाल की खाड़ी में जाता है। इसलिए इन नदियों को बंगाल की खाड़ी तंत्र कहा जाता है। और फिर आती है अंतः प्रवाह वाली। अंतः प्रवाह में राजस्थान के अंदर बहुत सारी नदियां जो है वह अंतः प्रवाह वाली है, जैसे कि घग्गर नदी है, जैसे कि हम पढ़ते हैं कांतली नदी जो है यह राजस्थान में आती है, जैसे कि आपके साबी नदी जो है यह आती है, जैसे कि आपके काकने या फिर काक जो नदी है यह इसमें आती है, जिसे हम मसूरदी नदी भी कहते हैं। इस प्रकार से कई सारी जो नदियां हैं वह अंतः प्रवाह के अंतर्गत आती है। अब छोटी सी चीज एक और ध्यान रख लेना, अरब सागर के अंदर जो नदियां गिरती है, यह अरब सागर जो है यह बेसिकली दो भागों में बटा हुआ है। अरब सागर का ये वाला जो हिस्सा है, देखिए राजस्थान के जैसे ही दक्षिण पश्चिम में जाएंगे तो यहां पर जो है वह कच्छ की खाड़ी स्थित है, या फिर कच्छ का रन उसको हम बोलते हैं। तो दो नदियां जो है यहां से, एक तो लूनी नदी और यहां से एक पश्चिम बनास, ये दो तो गिरती है इस कच्छ के रन में। चूंकि ये कच्छ के रन में गिर रही है, लेकिन कच्छ का रन जो है वह अरब सागर का ही हिस्सा माना जाता है, ये भी ध्यान रखना। और यहां से जब आप गुजरात का, आप जब ऐसा मैप देखते हैं, इस प्रकार से गुजरात को आप बनाते हैं, तो इस जगह पर जो गुजरात के अंदर जो खाड़ी है उसे कहा जाता है खंभात की खाड़ी। और इस खंभात की खाड़ी के अंदर जो गद्दी नदियां गिरती है उसमें दो नदियां हैं, एक तो यहां से जाती है साबरमती नदी, एक यहां से जाती है माही नदी। ये दोनों की दोनों जाती है खंभात की खाड़ी में। क्योंकि खंभात की खाड़ी और कच्छ का रन दोनों को दोनों अरब सागर का ही हिस्सा माना जाता है, इसलिए ये चारों की चारों नदियां अरब सागर तंत्र की नदियां मानी जाएगी। अब इन नदियों के आधार पर जो है वह आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है, यानी कि वर्गीकरण करना है। देखिए क्वेश्चन की डिमांड क्या है, क्वेश्चन की डिमांड यह है कि अरब सागर नदी तंत्र का भाग कौन सा नहीं है। तो हमने अभी अभी देखा है कि अरब सागर वाली नदियां ये चार ही है। इन चार के अलावा, चूंकि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अरब सागर वाली नदी नहीं होनी चाहिए, यानी कि इन चार नदियों के अलावा बाकी कोई सी भी नदी अगर है तो वह आपका आंसर हो जाएगा। तो नहीं है, इसका मतलब अपन क्या कर लेते हैं, इन चार नदियों को ढूंढ लेते हैं इस क्वेश्चन के अंदर। भाई क्या इसके अंदर कहीं लूनी नदी है? नहीं है, इसका मतलब कोई दिक्कत नहीं है। क्या इसमें कहीं पश्चिमी बनास है? बिल्कुल, ये रही पश्चिमी बनास, इसका मतलब पश्चिमी बनास अरब सागर के तंत्र का हिस्सा है। जबकि हमें क्या लेना है, नहीं वाला, यानी कि तीन जो है वो इस ऑप्शन में कहीं पर भी नहीं होना चाहिए। यहां पर तीन है, यहां पर तीन है, इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन किसी हालत में आंसर नहीं हो सकते। तो लूनी नदी लिखा हुआ नहीं है, पश्चिमी बनास इसमें आ गया, वो कट हो गई। फिर तीसरी नदी आती है साबरमती नदी। क्या इसमें कहीं साबरमती ऑप्शन में है? बिल्कुल, यह रहा साबरमती, इसका मतलब दो भी ऑप्शन में नहीं होना चाहिए, इसका मतलब ये दो है, ये भी कट हो गया। यानी आंसर तो क्या आ गया आपके सामने, ये 4 नंबर आ गया, यानी कि 1 और 4। अब देख लीजिए, कांकने नदी जो है ये अंतः प्रवाह वाली है, अरब सागर की नहीं है, इसलिए ये आंसर हो जाएगा। बनास नदी जो है ये बंगाल की खाड़ी तंत्र का हिस्सा है, क्योंकि बनास गिरती है चंबल में, चंबल गिरती है यमुना में, यमुना से गंगा और गंगा से बंगाल की खाड़ी, इसका मतलब ये भी उसमें जाएगी। और माही नदी, अभी अभी अपन ने देखा था कि माही नदी जो है साबरमती है, पश्चिमी बनास, ये 3 नदियां हैं इसमें लिखी गई है, तीनों की तीनों जो है वह अरब सागर का हिस्सा है, इसलिए 2, 3, 5 इसके अंदर नहीं होना चाहिए। 1 और 4 इसका सही आंसर होगा, जो आपके इस क्वेश्चन का आंसर आता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आने वाले टाइम में आपको पूछे जा सकते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए यह आपको चार्ट जो है ये याद रहना चाहिए कि कौन कौन से तंत्र की कौन कौन सी नदियां राजस्थान के अंदर बहती है। ठीक है, आगे चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि आपको असंगत चुनना है। देखिए हमेशा एक चीज का ध्यान रखना है, चाहे कोई सी भी सब्जेक्ट का आप जो है वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, उस समय उस क्वेश्चन के अंदर इस प्रकार के शब्दों को पकड़ लेना है। असंगत का मतलब, असुमेलित का मतलब, असत्य का मतलब, सत्य नहीं है का मतलब, या फिर सुमेलित नहीं है, या फिर संगत नहीं है, इस प्रकार के शब्दों का आपको अलग से जो है वह गोला लगाकर या स्टार लगाकर उसको रख लेना है, ताकि दिक्कत नहीं हो। अब असंगत का मतलब यह है कि एक जगह पर आपको नदियां दी हुई है, ठीक है, दूसरी जगह पर आपको उनके उद्गम स्थल दिए हुए हैं, और तीसरे जगह के ऊपर उनका विलय दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हो गया कि वो जो नदी है
वो नदी का उद्गम और जो विलय है यानी कि समापन, विलय को अपन बोल सकते हैं समापन, क्या ये दोनों के दोनों सही है या फिर नहीं है, इस आधार पर आपको देखना है। तो देख लेते हैं, 1 मिनट लगेगा अभी। देखिए एक बार के लिए इसमें से मैप जो है इसको इधर उठा लेते हैं, मैप जरूरी है। देखिए सबसे पहली नदी आती है लीलड़ी। देखिए एक है लीलड़ी, एक नदी है लीलड़ी, एक है पश्चिमी बनास, एक है सूकली, एक है साबरमती। पहले इन नदियों को उठाओ ताकि आपके लिए समस्या जो है वो खत्म हो जाए। सूकली, देखिए लीलड़ी नदी का मैटर तो ऐसे खत्म होता है कि यहां से एक नदी राजस्थान के अंदर प्रवाहित होती है अजमेर के नाग पहाड़ से, जिसे हम कहते हैं लूणी नदी। इस नदी का नाम क्या है? लूणी नदी इसका नाम है। इस लूणी नदी के अंदर यहां से एक नदी आकर मिलती है अजमेर से, और उसको उद्गम जो है वह होता है जवाजा से। जवाजा से ये निकलती है और पाली के अंदर जो है यह विलय हो जाती है। इस नदी को बोलते हैं लीलड़ी नदी, और मिलती किस में है ये? तो इस लूणी नदी के अंदर ही मिलती है। ठीक है साहब। दूसरी नदी देखिए, दूसरी नदी ऑप्शन में लिखी हुई है पश्चिमी बनास नदी। यहां पर नया सनावड़ा या फिर सानवाड़ा एक जगह जो है वह पड़ती है आपके, कहां पर? सिरोही के अंदर। यहां से एक नदी निकलती है, कच्छ के रण में गिरती है। इस नदी को बोला जाता है पश्चिमी बनास नदी। क्या बोलते हैं? पश्चिमी बनास नदी। इस पश्चिमी बनास नदी का जो उद्गम है यह होता है आपके नया सनावड़ा से। ठीक है साहब। और यह नदी जो है जाकर कहां पर गिर रही है? कच्छ के रण के अंदर गिर रही है। यह आपके दूसरे नंबर की नदी हो गई है। ठीक है, फिर आगे देखिए, अगला आती है आपके तीसरी नदी जो लिखी हुई वो है सूकली नदी। सूकली जो नदी है, ये नदी बेसिकली इसके अंदर आकर मिलती है, यानी कि इस पश्चिमी बनास में यहां हातल गांव सिरोही से एक नदी निकलती है और इसमें आकर मिलती है। इस नदी का नाम आता है सूकली नदी। ठीक है, यह आपके आती है सूकली नदी। यानी उद्गम कहां से है? यहां पर एक जगह पड़ती है हातल गांव, वहां से है जहां के आपके मोहनलाल सुखाड़िया जो है, सॉरी गोकुल भाई भट्ट का जो संबंध है वो हातल गांव से है। फिर सूकली आ जाती है और सूकली पश्चिमी बनास के अंदर जाकर खत्म हो रही है। अगली नदी लिखी हुई है साबरमती। साबरमती नदी जो है वो राजस्थान के उदयपुर के पदारना से निकलती है और उदयपुर में प्रवाहित होने के बाद खंबात की खाड़ी के अंदर चली जाती है। कहां पर चली जाती है? खंबात की खाड़ी के अंदर। इस नदी का नाम क्या है? इसका नाम है साबरमती नदी। अब देखो कहां पर गड़बड़ हुई है इस क्वेश्चन के अंदर। लीलड़ी नदी जवाजा से निकलती है और लूणी नदी के अंदर समापन हो जाता है। देखिए लीलड़ी नदी जवाजा अजमेर से निकल रही है और समापन किस में हो रहा है इसका? तो इसका समापन हो रहा है लूणी नदी के अंदर। इसका मतलब लीलड़ी वाला जो यहां पर दिया हुआ है ये क्या है? एकदम सही मेल खा रहा है, आपको असंगत चुनना है। अगली है पश्चिमी बनास नदी और यहां पर लिखा हुआ नया सनावड़ा सिरोही। देखिए पश्चिमी बनास नदी ये रही, इसका उद्गम हो रहा है नया सनावड़ा सिरोही से, और आगे अगर हम इसमें देखें तो इसका समापन हो रहा है लूणी के अंदर। भाई यहीं पे ही गड़बड़ हो गई। गड़बड़ कैसे हुई? क्योंकि लूणी नदी अलग नदी है, पश्चिमी बनास अलग नदी है। पश्चिमी बनास का समापन या फिर विलय जो है वह आपके कच्छ के रण के अंदर हो रहा है या फिर अरब सागर के अंदर हो रहा है। इसका मतलब यह यहां पर गलत हो गया है, आपके सही सुमेलित जो है वो नहीं कर रहा है, असंगति चुनना है। आंसर आपका 2 नंबर हो जाएगा। आगे वाले भी चेक कर लो। देखो सूकली नदी हातल सिरोही से निकल रही है, यहां हातल गांव पड़ता है, वहां से सिरोही से सूकली निकल रही है और पश्चिमी बनास में जाकर मिल रही है। तो बिल्कुल यह आपके जाकर पश्चिमी बनास के अंदर मिल रही है, इसका मतलब यह भी सही है। साबरमती नदी पदारना उदयपुर से निकल रही है, बिल्कुल पदारना उदयपुर से निकल रही है, और नदी का जो समापन है वो खंबात की खाड़ी अरब सागर में हो रहा है। इसका मतलब ये भी क्या है? एकदम आपके सही हो जाएगा इसके अंदर। तो यहां से अगर हम देखना चाहें तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? 2 नंबर हो जाएगा। अभी जो है वो आपके पेपर हुआ था, सेकंड ग्रेड का री एग्जाम हुआ था ग्रुप ए और बी वालों का। उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है उसका उद्गम अरावली के पश्चिमी ढाल से होता है तथा वह नदी राजस्थान में सिरोही में बहती है और कच्छ के रण में जाकर समाप्त हो जाती है। तो भाई जब सारी की सारी चीजें बताई दी तो समस्या होनी नहीं चाहिए। यहां पर आपके अरावली फैली हुई है, इस अरावली की ये वाली ढाल होगी पश्चिमी ढाल, और उस पश्चिमी ढाल से पश्चिमी बनास नदी निकल रही है। इसका नाम पश्चिमी इसलिए पड़ा है क्योंकि एक बनास तो पूर्व राजस्थान के अंदर बहती है, एक राजस्थान के पश्चिम में बहती है, इसलिए इसको पश्चिमी बनास कहते हैं। तो इस अरावली के पश्चिम के अंदर से ये निकल रही है, सिरोही में इसका प्रवाह है और खंबात की खाड़ी अपने कच्छ के रण के अंदर ये जाकर गिरती है। इसका मतलब ये हो गया कि उस क्वेश्चन का आंसर सही क्या था? पश्चिमी बनास था। इस प्रकार से जो है वो क्वेश्चन में आपको फंसना नहीं है। यह आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है,
आगे चलते हैं, मिलान कीजिए, एक तरफ नदी है और दूसरी तरफ आपके शहर या फिर नगर दिए हुए हैं। देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है ना, ये आपके पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है ये लूनी नदी के ऊपर आधारित प्रश्न है। किस पर आधारित है? लूनी पर। कौन सी नदी के किनारे कौन सा शहर है? तो थोड़ी सी आप लूनी नदी को देख लीजिए ताकि आपकी समस्या मिट जाए। देखिए यहाँ नागपहाड़ अजमेर से एक नदी निकलती है जो कि आपके अजमेर में, नागौर में, पाली में, जोधपुर में, बाड़मेर में, जालोर के अंदर प्रवाहित होते हुए और जाकर कहां पर गिर जाती है? आपके कच्छ के रन के अंदर गिर जाती है। कच्छ का रन इसके अंदर जाकर गिर जाती है। इस नदी को कहा जाता है आपके, क्या बोलते हैं? लूनी नदी इसे हम कहते हैं। इस लूनी नदी की अगर हम बात करना चाहें तो इसमें यहां नागौर के अंदर पुंडलू से एक नदी निकलती है और जोधपुर में प्रवाहित होते हुए जो है आपके यहां पर, कहने का मतलब जो आपके बाड़मेर है वहां पर लूनी में मिल जाती है। इस नदी को कहा जाता है जोजड़ी नदी। क्या बोलते हैं? जोजड़ी। जोजड़ी के बारे में एक खास बात यह आती है कि जोजड़ी जो है वो लूनी में मिलने वाली एकमात्र दाईं तरफ से नदी है। भाई इस नदी का, लूनी नदी का दायां हिस्सा होगा ये वाला और बायां होगा ये वाला, तो दाईं तरफ से मिलने वाली एकमात्र नदी है जोजड़ी। जिसका उद्गम अरावली से नहीं होता है, ऐसी भी एकमात्र सहायक नदी है लूनी की जोजड़ी। और इस जोजड़ी के किनारे यहां पर जो है वह कौन सा शहर स्थित है? तो इस शहर का नाम है जोधपुर शहर। ठीक है, जोधपुर। इस लूनी नदी के ऊपर एक बांध भी बना हुआ है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। यहाँ पर जोधपुर के अंदर जो है वह इसके ऊपर पिचियाक बांध बना हुआ है और उस पिचियाक बांध के जो निर्माण है वो जसवंत सिंह ने करवाया, इसलिए उसके सागर को जसवंत सागर भी कहते हैं। इसके अंदर कुछ नदियां आकर मिलती है, जैसे हमने एक नदी देखी थी कि यहां से जवाजा अजमेर से निकलकर इसमें मिल रही है, जिसका नाम है लीलड़ी नदी। ठीक है, इसी में ही जो है वह यहां से एक नदी आकर मिलती है अजमेर से निकलकर, जिसका नाम है बांडी नदी। ये जो बांडी नदी आपको नजर आ रही है, इस बांडी नदी के किनारे यहां पर जो है वह एक शहर स्थित है जिसका नाम है पाली। और आपको एक प्रश्न पूछा जाता है कि पाली शहर जो है वो कौन सी नदी के आपके प्रदूषण की वजह से जो है वो प्रदूषित हो रहा है, या फिर ऐसे भी आ सकता है कि बांडी नदी के जो प्रदूषण है उसकी वजह से कौन सा शहर जो है वो प्रदूषित हो रहा है। तो पाली जो शहर है ये बांडी नदी के ऊपर स्थापित जो रंगाई छपाई के उद्योग है उसकी वजह से जो है आपका क्या हो रहा है, एक प्रकार से प्रदूषित हो रहा है। तो लीलड़ी जो है वह आपके बांडी है, ऐसे याद रख लेना है। तो लीलड़ी हो गई, बांडी हो गई। इसी प्रकार से जो है एक नदी आती है जो कि यहाँ पाली और राजसमंद की सीमा से निकलती है, और यह नदी जो है वह आपके कहां पर प्रवाहित होती है? आपके इसके अंदर प्रवाहित होती है पाली के अंदर, उसके बाद में होती है आपके बाड़मेर में, और जाकर किस में मिल जाती है? लूनी के अंदर मिल जाती है। इस नदी को बोला जाता है मीथड़ी नदी। तो क्या बोलते हैं? मीथड़ी नदी इसको बोला जाता है। इसी प्रकार से एक नदी जो है वह यहां से वापस इनकी दोनों की सीमा से निकलती है और पाली में, फिर जालोर के अंदर, फिर बाड़मेर में प्रवाहित होती है, और इस नदी को कहा जाता है सूकड़ी नदी। इसको बोलते हैं सूकड़ी नदी। एक नदी यहाँ आपके पाली से निकलती है और यह आपके कहां पर प्रवाहित होती है? पाली में होती है, फिर जालोर में जाती है और फिर जालोर से बाड़मेर में जाकर मिल जाती है लूनी में। इसे बोला जाता है जवाई नदी। ठीक है, इसी प्रकार से एक नदी यहाँ जसवंतपुरा की पहाड़ियां जो आपके जालोर में पड़ता है वहां से निकलकर और बाड़मेर में जाकर किसमें मिलती है? लूनी में। इस नदी को बोला जाता है सागी नदी। इसे क्या बोलते हैं? सागी नदी इसको बोला जाता है। अब इनमें से जो ये वाली नदी है ना आपके सूकड़ी नदी, इस सूकड़ी नदी के किनारे यहां पर जो है वह आपके कौन स्थित है? जालोर शहर स्थित है। ठीक है ना, क्या स्थित है? जालोर शहर स्थित है। यह आपके कुछ इस लूनी नदी की सहायक नदियों के किनारे स्थित शहर है, क्योंकि यहाँ पर आपको क्वेश्चन भी जो है वो इतना ही लिमिटेड ही पूछा गया है, तो उसमें अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए बांडी नदी के किनारे कौन सा शहर है? बांडी नदी के किनारे जो है वो पाली शहर स्थित है। यहाँ पर आपके पाली 2 नंबर में दिया हुआ है, इसका मतलब ये 2 के साथ मिलान करेगा। सूकड़ी नदी के किनारे जो है वह आपके कौन सा शहर स्थित है? सूकड़ी नदी के किनारे जो है वो जालोर शहर स्थित है। इसका मतलब जालोर यहां पर है, 3 के साथ में यह मेल करेगा। जोजड़ी नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? जोजड़ी नदी के किनारे जोधपुर शहर, ऐसे जो से भी याद रख लेना है। बाकी जोजड़ी के किनारे जो है वो जोधपुर स्थित है। इसका मतलब जोधपुर जो है वो 1 पर है, यानी कि ये 1 के साथ मिलान करेगा, यानी कि 2, 3, 1 जो है वो इसका सही आंसर होगा। 2, 3 और 1, यानी कि 3 नंबर जो है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। यह आपके लूनी नदी और उसकी सहायक नदियों के ऊपर आधारित एक प्रश्न था जो आपके एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है।
ठीक है। लूनी नदी जो है वो पूरी की पूरी अलग से भी आपको करवा रखी है, बहुत बड़ी और बहुत इंपॉर्टेंट नदी है। लूनी नदी जो है इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम पश्चिमी राजस्थान की गंगा भी कहा जाता है लूनी नदी को। लूनी नदी जो है इसका उल्लेख ऋग्वेद के अंदर लवणवती के रूप में भी मिलता है। लूनी नदी जो है यह पश्चिमी राजस्थान की महत्वपूर्ण नदी है ही, साथ ही साथ इसकी एक सहायक नदी है जवाई नदी, जिसके ऊपर पाली के अंदर जवाई बांध बना हुआ है। इस सूखड़ी नदी के ऊपर आपके जालोर में बांकली बांध बना हुआ है। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट बांध है। जवाई बांध जो है इसको मारवाड़ का अमृत सरोवर भी कहा जाता है, जिसका निर्माण उमेद सिंह ने करवाया था, और उमेद सिंह को मारवाड़ का भागीरथ भी कहा जाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। लूनी नदी मोस्ट इंपॉर्टेंट नदियों में से आपके आती है राजस्थान के अंदर। इसके ऊपर जो है वो एक गोविंद सागर बांध भी बना हुआ है, जहां पर सागरमती और सरस्वती दो नदियां मिलती है, जहां से ये लूनी नदी बनती है आगे चलकर। पिचियाग बांध इसके ऊपर स्थित है। ये आपके लूनी नदी के बारे में सामान्य बातें हैं जो आपके इस क्वेश्चन के ऊपर आधारित आ जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से, क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से जिले में नदी नहीं है, यानी कि कोई भी नदी नहीं है। भाई अगर हम राजस्थान का जब अध्ययन करेंगे तो लगभग राजस्थान के हर जिले से हम कोई ना कोई नदी तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। एक आपके दो ऐसे जिले हैं राजस्थान के जिनमें कोई भी नदी हम नहीं पढ़ेंगे। कहने का मतलब आपको एक जिला याद रखना है बीकानेर, और एक याद रखना है आपको चूरू। कौन कौन सा याद रखना है? एक तो याद रखना है बीकानेर जिला, और एक याद रखना है चूरू जिला। इन दो जिलों में कोई भी नदी जो है वो नहीं है। ये विशेष रूप से याद रख लेना है, रट लेना है इस चीज को। साथ साथ में इसके ऊपर एक जिला है जिसका नाम है श्री गंगानगर, और इसके ऊपर एक जिला नाम है हनुमानगढ़। इन दोनों जिलों से एक नदी गुजरती है जिसका नाम है गग्गर नदी। क्योंकि गग्गर नदी का उद्गम जो है राजस्थान से नहीं होता है और समापन भी राजस्थान में नहीं होता है। तो अगर आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछ ले कि राजस्थान का ऐसा कौन सा संभाग है जिसमें किसी नदी का उद्गम नहीं होता है, तब आंसर आपका बीकानेर संभाग रहेगा। क्योंकि बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर, इन चारों जिलों में किसी भी नदी का उद्गम नहीं होता है। क्योंकि गंगानगर हनुमानगढ़ से गग्गर नदी प्रवाहित होती है, इस वजह से हम कह देते हैं कि बीकानेर और चूरू ही दो ऐसे जिले हैं जिनमें कोई नदी का प्रवाह नहीं है। तो आंसर जो है वो इसका क्या हो जाएगा? बीकानेर और चूरू हो जाएगा। इसके साथ साथ में आप दो तीन फैक्ट और याद रख सकते हो कि राजस्थान के अंदर मैक्सिमम जो नदियां हैं, राजस्थान के अंदर मैक्सिमम जो नदियां हैं वह जिले के हिसाब से अगर आपको पूछी जाए, ध्यान रखना है, मैक्सिमम नदियां अगर आपको डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से पूछे तो आंसर होगा चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़। और अगर आपको संभाग के हिसाब से पूछा जाए तो आंसर होगा आपके कोटा। ये आपको अतिरिक्त फैक्ट ध्यान रख लेना है दो, और अगर डिस्ट्रिक्ट के ऊपर आधारित प्रश्न पूछ लिया जाए तो। ठीक है, ये मैप अपने आगे काम में आ जाएगा, तो इसको अपन उठाकर यहां पर रख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने जो आ रहा है वह आ रहा है कि राजस्थान के अंदर एक नदी है जिसका नाम है गंभीर नदी। इस गंभीर नदी का उद्गम स्थल जो है वो कौन सा है? भाई इसका आंसर तो जो है वो हर कोई दे देगा, लेकिन इंपॉर्टेंट जो चीज है ना वो ये है कि ये नदी जो है वो कहां कैसे प्रवाहित होती है, उसके ऊपर हम जो है वो प्रश्न जो है उसको क्लियर करेंगे। तो देखिए, राजस्थान के अंदर एक जिला पड़ता है जिसका नाम है करौली जिला। करौली जिला पड़ता कहां पर है? ये राजस्थान के बिल्कुल पूर्व के अंदर पड़ता है। देख लीजिए कहां पर है। ये जो जिला नजर आ रहा है, इस जिले का नाम क्या है? इसका नाम है आपके करौली जिला। इस करौली जिले के अंदर जो है वह एक जगह पड़ती है, और उस जगह का नाम आता है सपोटरा। यहां पर एक जगह पड़ती है जिसका नाम आता है सपोटरा। ये सपोटरा कहां पर है? करौली के अंदर है। यहां से 5 जो है वो छोटी छोटी नदियां मिलती है, अट्टा, माची, बरखेड़ा, भद्रावती, और आपके अच्छा अट्टा एक तो नदी है, अट्टा एक है, माची एक है, बरखेड़ा एक है, भद्रावती, ठीक है ना, इस प्रकार एक है भैसावट। ये 5 टोटल नदियां जो है वो मिलती है, और ये पांचों की पांचों नदियां जाकर मिलती है। एक बांध बनाया हुआ है इन नदियों के संगम के ऊपर, और उस बांध को कहा जाता है आपके पांचना बांध। क्या बोलते हैं? पांचना बांध इसको बोला जाता है, जो 5 नदियों के संगम के ऊपर स्थित है। और इस पांचना बांध से जो है वो एक नदी का उद्गम होता है, और वो नदी जो है वह कहलाती है आपके गंभीर नदी, जो कि यहाँ पर आपके कहाँ पर करौली के अंदर प्रवाहित होती है। करौली से ये नदी जाती है, देखिए ये सवाई माधोपुर जिला है, ये सवाई माधोपुर में जाएगी, फिर सवाई माधोपुर से ये जाएगी आपके करौली के अंदर वापिस, फिर करौली से ये जाएगी भरतपुर में, फिर भरतपुर से और धौलपुर की जो बॉर्डर लग रही है इस वाले हिस्से से ये वापस धौलपुर में आएगी, फिर धौलपुर से ये जाएगी आपके इस तरफ आपके उत्तर प्रदेश के अंदर, और उत्तर प्रदेश में यहाँ पर एक जगह पड़ती है, इस जगह का नाम आता है आपके मैनपुरी।
और इस मैनपुरी उत्तर प्रदेश के अंदर, ये यूपी के अंदर पड़ता है, यहां से एक नदी प्रवाहित होती है जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम बोलते हैं यमुना नदी। इस नदी के अंदर जाकर ये नदी मिल जाती है। इस नदी का नाम क्या है? तो इस नदी को हम क्या कहते हैं? इस नदी को कहा जाता है गंभीर नदी। तो नदी का जो है वो आपके उद्गम कहां से हो रहा है? वो हो रहा है सपोट्रा करौली से। 5 नदियों के रूप में जो है वह इस नदी का उद्गम हो रहा है। और यह जो नदी है, इस नदी के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट बांध है, जैसे कि इसके ऊपर एक पांचना बांध बना हुआ है। इस पांचना बांध के आगे जो है वह एक दीवार बनाई जा रही है सीमेंट की। वो इसलिए बनाई जा रही है क्योंकि पांचना बांध जो है वो मिट्टी का बना हुआ है और ये टूटकर और करौली के अंदर बाढ़ ना आ जाए, इसके लिए एक सीमेंट की दीवार बना रहे हैं, जिसे कहा गया है चूली देह परियोजना। जिसे क्या कहा गया है? चूली देह परियोजना कहा गया है, जो कि पांचना के आगे सीमेंट की दीवार बनेगी। इसी प्रकार से एक बांध इसके ऊपर भरतपुर में स्थित है, जिसका नाम है अजान बांध। इसका नाम क्या है? अजान बांध जो है वो इस नदी के ऊपर बना हुआ है। इसमें एक नदी जो है वो आकर मिलती है, करौली से निकलती है, भरतपुर आपके धौलपुर के अंदर जाकर इसमें मिलती है। इस नदी को कहते हैं पार्वती नदी। और इस पार्वती नदी के ऊपर भी एक बांध बना हुआ है धौलपुर में, जिसका नाम पार्वती बांध ही आपके आता है। इसी प्रकार से एक नदी जो है वो इसमें आकर मिलती है आपके अलवर से, जो है अलवर के अंदर एक बांध पड़ता है सकरा बांध। इस सकरा बांध से एक नदी निकलती है जो कि आपके अलवर और भरतपुर में बहते हुए इसमें आकर मिलती है। इस नदी को कहा जाता है अरवारी नदी। ये भी इसी की ही एक सहायक नदी है। ये जो अजान बांध है ना, ये अजान बांध आपके जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है उसके अंदर स्थित है और वहां पर ये जल की जो है वह उपलब्धता करवाता है, इसलिए अजान बांध को केवलादेव की जीवन रेखा भी कहा जाता है। यह आपके गंभीर नदी आती है पूरी की पूरी। इसको सही लिख देता हूं वापस। गंभीर नदी जो है यह मोस्ट इंपोर्टेंट नदी है, जो कि आपके एक प्रकार की बंगाल की खाड़ी तंत्र का हिस्सा है। ध्यान रखना है, गंभीर और गंभीरी अलग अलग है। गंभीरी नदी जो है वह आपके बेड़च नदी की सहायक नदी है, जो कि बनास की सहायक नदी है बेड़च। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है, ये गंभीर नदी है, ठीक है ना। तो यहां पर आपके अगर बात करें कि गंभीर नदी का उद्गम कहां से है, तो गंभीर नदी का जो उद्गम है वह आपके सपोट्रा करौली से है। मैनपुरी उत्तर प्रदेश के अंदर इसका क्या है? समापन है। और इस नदी के बारे में एक और खास बात यह आती है कि आप अगर देखोगे तो भरतपुर संभाग के 4 जिले, भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर, इन चारों के चारों जिलों से ये नदी प्रवाहित हो रही है आपके गंभीर नदी। इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके गंभीर नदी। इस प्रकार से आप इस नदी को याद रख सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट नदी है। आंसर आपके इस क्वेश्चन के साथ साथ में गंभीर नदी भी आपके कंप्लीट हो चुकी है। आगे चलते हैं। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन जो है वह आपके आता है कहां से? चंबल बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो भाई इसको समझने के लिए पहले अपन मैप पर आ जाते हैं और अपन समझेंगे चंबल बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना क्या है। तो देखिए, वापिस समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर देखिए, राजस्थान के इस वाले हिस्से में मध्य प्रदेश पड़ता है, हमने पढ़ा था स्टार्टिंग की क्लासों के अंदर सामान्य परिचय में। यहां पर एक जो है वो पहाड़ी पड़ती है जिसको कहा जाता है जानापाव हिल्स। जानापाव हिल्स इसको कहा जाता है। ये जानापाव हिल्स जो है ना, यहां पर एक मध्य प्रदेश के अंदर जानापाव हिल्स पड़ती है। वहां से एक नदी निकलती है, ठीक है साहब। ये नदी जो है यह यहां से निकलती है। ये नदी यहां से निकलने के बाद में राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के पास में ये आती है और चित्तौड़गढ़ के अंदर जो है वह आपके चित्तौड़गढ़ के अंदर जो है ये प्रवेश करती है चित्तौड़गढ़ से। और चित्तौड़गढ़ से ये प्रवेश करने के बाद चित्तौड़गढ़ में बहती है, फिर कोटा और आपके बूंदी की सीमा बनाती है, फिर कोटा में आती है, फिर सवाई माधोपुर और एमपी की सीमा बनाती है, फिर करौली एमपी की सीमा बनाती है, फिर धौलपुर एमपी की सीमा बनाती है और फिर आपके जो है वह चली जाती है कहां पर? यहाँ उत्तर प्रदेश में एक जगह पड़ती है इटावा, और वहां पर इटावा यूपी के अंदर जो है यह जाकर कौन सी नदी में मिल जाती है? तो इधर से जो है वो एक नदी आ रही होती है जिसका नाम है यमुना नदी, इसमें जाकर ये मिल जाती है। इस नदी का नाम क्या है? तो इस नदी का नाम आता है आपके चंबल नदी। इसका नाम क्या आता है? चंबल नदी इसका नाम आता है। अब ये जो चंबल नदी है, ये चंबल नदी 2 राज्यों के बीच में से बह रही है, जिसमें एक है राजस्थान और एक है मध्य प्रदेश मुख्य रूप से। इसलिए इन दोनों राज्यों ने मिलकर जो है वह चंबल नदी के ऊपर जो है वह 1953-54 के अंदर 1953-54 इस तारीख के दिन जो है वह एक योजना शुरू कर दी और उसका नाम रख दिया चंबल बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना। चंबल बहुउद्देश्य नदी घाटी, तो चंबल नदी घाटी परियोजना शुरू कर दी। शॉर्टकट के अंदर ध्यान रख लो, यह परियोजना जो है वह 1953-54 में शुरू होती है, पहली बात। दूसरी बात,
इस परियोजना की अगर हम बात करें तो यह राजस्थान और आपके मध्य प्रदेश के बीच में है। दोनों की इसमें हिस्सेदारी 50-50% की हिस्सेदारी है। और इस परियोजना के तहत जो है वह 4 बांध जो है वो टोटल इसके ऊपर बनाए गए थे। कितने बांध? 4 बांध जो है वो इसके ऊपर बनाए गए थे। कहां कहां पर कौन कौन सा बांध था? तो देखिए, पहला बांध जो है वह यहां पर मध्य प्रदेश के मंदसौर के अंदर गांधी सागर बांध बनाया गया था। गांधी सागर बांध बनाया गया था, जो कि आपके सबसे बड़ा बांध है, चंबल पर बना हुआ और सबसे दक्षिणतम बांध है। दूसरा बांध यहां पर आपके चित्तौड़गढ़ के अंदर बनाया गया, जिसका नाम रखा गया था राणा प्रताप सागर बांध। राणा प्रताप सागर बांध। तीसरा बांध जो है वह आपका बनाया गया था यहां कोटा और बूंदी की सीमा के ऊपर, जिसका नाम था कोटा बांध। अगला बांध जो है वह कोटा के अंदर बनाया गया, जिसका नाम था कोटा बेराज बांध। कोटा बेराज बांध इसका नाम। एक बांध करौली के अंदर जो है वो बन रहा है, जिसका नाम है राहू घाट बांध। ये कुल जो है वह इसके ऊपर बनाए गए 5 बांध है। आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि नदी के उद्गम से, ये नदी का उद्गम है और ये नदी का समापन है। क्वेश्चन पूछते हैं कि चंबल नदी के ऊपर उद्गम से मुआने की तरफ या समापन की तरफ स्थित बांधों का सीक्वेंस बताइए। तो सबसे पहले कौन सा है, फिर कौन सा है, फिर कौन सा है, फिर ये भी याद रखना है। और मुआने से उद्गम की तरफ अगर पूछ ले तो उल्टा हो जाएगा, या उत्तर से दक्षिण पूछ सकता है या दक्षिण से उत्तर पूछ सकता है। तो चंबल नदी के ऊपर बने हुए बांधों का सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है। ये आपके बांध बनाए गए थे। इन बांधों के अंदर से जो है वो वर्तमान में इस कोटा बांध से, राणा प्रताप सागर से और गांधी सागर से, इन तीनों बांधों से 386 मेगावाट टोटल विद्युत बन रही है, क्योंकि दोनों राज्यों ने 50-50% की साझेदारी रखी है। और यहां से जो है वह 193 मेगावाट जो है वह विद्युत मिल रही है। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि चंबल बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना से राजस्थान को कितनी विद्युत मिलती है, तो 193 मेगावाट विद्युत जो है वो यहां से प्राप्त होती है। अब क्वेश्चन पर आ जाइए, क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। यह राज्य की प्रथम बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना है। बिल्कुल, यह फैक्ट भी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान की पहली परियोजना, बहुउद्देश्य परियोजना चंबल घाटी परियोजना थी, जो कि 1953-54 में शुरू की गई थी। 1953-54 में शुरू की गई थी, जो कि राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। बिल्कुल, और इस परियोजना में राजस्थान का हिस्सा 40 नहीं 50 है। राजस्थान का भी 50 है और एमपी का भी 50 है। इसका मतलब कथन कौन से चुनने थे? सत्य कथन की बात कर रहा है। सत्य इसमें पहला और तीसरा एकदम सही है, यानी कि आंसर इसका क्या हो जाएगा? 4 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यह आपके आ जाएगा चंबल नदी बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना। चंबल घाटी परियोजना मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से पूछी जा सकती है। ये याद रख लेना, 193 मेगावाट, इनका सीक्वेंस जरूर याद रख लेना है, तो आपके यह क्वेश्चन हो जाएगा। आगे 1-2 क्वेश्चन और आएंगे जब अपन सहायक नदियां भी देख लेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है, कथन और कारण आपको दिया हुआ है। चंबल नदी राजस्थान की एकमात्र नित्यवाही नदी है। नित्यवाही का मतलब जो 12 महीने तक जिस नदी के अंदर पानी का प्रवाह रहता है उसको बोलते हैं नित्यवाहिनी। तो एकमात्र नदी राजस्थान की ऐसी कौन सी है? चंबल नदी है, जिसमें आपके जो है वो आपके नदी के अंदर प्रवाह रहता है। इसका मतलब कथन क्या है? एकदम सही है। अब देखिए, कथन और कारण के जब भी प्रश्न आते हैं तो इसमें आपको 2 चीजें ध्यान रखनी है। पहले आपको इस प्रकार के प्रश्न में यह देखना है कि कहीं पर भी स्पष्टीकरण शब्द लिखा हुआ है क्या। तो बिल्कुल यहां पर स्पष्टीकरण लिखा हुआ है, तो उस प्रकार के जब स्पष्टीकरण की बात करता है क्वेश्चन, तब आपको पहले कथन पढ़ना है और देखना है कि कथन सही है कि गलत है। फिर आपको कारण पढ़ना है, फिर देखना है कि कारण सही है या गलत है। अगर दोनों सही हो तब बात किसकी आएगी? स्पष्टीकरण की आएगी। अगर दोनों में से एक भी गलत है तो इन दोनों ऑप्शन में से आपके आंसर होंगे। जैसे कि चंबल नदी राजस्थान की एकमात्र नित्यवाही नदी है, बिल्कुल सही बात है। चंबल नदी का जल केवल सिंचाई के लिए प्रयोग में लिया जाता है। चंबल नदी का पानी केवल सिंचाई के लिए। अब देख लीजिए एक बार के अंदर, पहले तो उस समस्या को मेड़ देते हैं आपकी कि सिंचाई के लिए होता है, किसके लिए। तो इस चंबल नदी के ऊपर देख लीजिए वापिस, इस चंबल नदी के ऊपर जो है वह आपके एक बांध बना हुआ है यहां पर, जिसका नाम देखा हमने अभी कि इस बांध का नाम था कोटा बेराज बांध। इस कोटा बेराज बांध से 2 लिफ्ट नहरें निकाली जाती है। एक तो जाती है कोटा 12 और फिर मध्य प्रदेश के अंदर, तो यहां से तो सिंचाई होता है कोटा और 12। एक निकलती है इस तरफ जो कि कोटा और बूंदी के अंदर जाती है, तो यहां से हो जाता है आपके कोटा और बूंदी। यानी कि इस चंबल नदी से सिंचाई जो है वह राजस्थान के 3 जिलों में होती है। कौन कौन से हैं? एक तो है कोटा, एक है 12, एक है बूंदी। अब बात आती है पेयजल की। अब भले ही आपके वहां पर लिखा हुआ है कि केवल जो है वह क्या होती है?
सिंचाई होती है? नहीं, पेयजल भी होता है। कहां कहां पर? देखिए, इससे पेयजल जो है वह प्राप्त करने वाले जिले कौन कौन से हैं? तो देखिए, चित्तौड़गढ़ इससे पेयजल प्राप्त करता है, बूंदी इससे पेयजल प्राप्त करता है, कोटा इससे पेयजल प्राप्त करता है, बारा इससे पेयजल प्राप्त करता है, सवाई माधोपुर पेयजल प्राप्त करता है, करौली प्राप्त करता है, धौलपुर प्राप्त करता है, और एक जिला भीलवाड़ा जो है ये भी प्राप्त करता है। तो देखिए, 2, 2, 4, 2, 6 और 2, 8 है। टोटल कितने जिले हैं? तो 8 जिले जो है वह पेयजल प्राप्त करते हैं। तो भाई ऐसे कैसे बोल दिया आपने कि केवल सिंचाई ही होती है? नहीं, सिंचाई और पेयजल दोनों होता है। इसका मतलब क्या हो गया? यह कथन बिल्कुल गलत हो गया। अब जब कथन और कारण में से एक भी अगर गलत हो गया, तब आपकी ये स्पष्टीकरण वाली माथापूरी खत्म हो गई। अब आंसर इन दो में से ही है। इन दो में से क्या होगा कि भाई कथन तो है सही और कारण क्या है? गलत। तो ए तो है सही और आर क्या है? गलत। आंसर क्या हो जाएगा इसका? 3 नंबर एकदम सही आंसर होगा। समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन, क्योंकि सिंचाई और पेयजल दोनों होता है चंबल नदी से, इसलिए जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आपके जो कारण है वो एकदम गलत होगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन जो है वह आपको चुनना है। सत्य कथन कौन सा है? सही प्रोजेक्ट। देखिए, सही नदी के बारे में है। थोड़ी सी एक नदी पढ़ लेते हैं। यहां से क्वेश्चन जो है वो भर भर के पूछे जा रहे हैं आजकल। एक नदी आती है, राजस्थान के दक्षिण से बहती है, और उस नदी का नाम है आपके साबरमती नदी। क्या नाम है? साबरमती नदी इस नदी का नाम है। देखिए, कहां से बहती है, किस प्रकार से, किधर जाती है। एक मिनट। देखिए, यहां पर एक जगह पड़ती है, ये उदयपुर है। उदयपुर में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है पदारना। इस पदारना से एक नदी निकलती है, और यह नदी उदयपुर में प्रवाहित होती है, और फिर कहां पर चली जाती है? गुजरात में चली जाती है। और गुजरात में जो है यह जाती है आपके कहां पर? तो खंबात की खाड़ी के अंदर जाकर यह गिरती है। खंबात की खाड़ी के अंदर यह जाकर गिरती है, जो कि अरब सागर का ही हिस्सा है। इस नदी को कहा जाता है आपके साबरमती नदी। इसका नाम क्या आता है? इसका नाम आता है आपके साबरमती नदी। ये तो हो गई साबरमती नदी। अब इस साबरमती नदी के अंदर कुछ नदियां आकर मिलती है, जैसे जैसे कि इस साबरमती के अंदर यहां गोगुंदा से एक नदी निकलती है, और यह नदी जो है वो उदयपुर में बहते हुए किस में जाकर मिलती है? इस साबरमती में मिलती है। इस नदी को कहा जाता है सेई नदी। समझ गए बात को? इसी प्रकार से इसके अंदर, ये तो हो गया इस नदी का दायां तरफ, ये हो गया बायां तरफ। तो लेफ्ट साइड से इस नदी के अंदर यहां पर एक आपके नाल पड़ती है, जिसको बोलते हैं फुलवाड़ी की नाल। वहां से 2 नदियां निकलती है, एक नदी मानसीर, एक नदी वाकल। और फिर वाकल नदी आगे चलकर और इसके अंदर जाकर मिलती है। एक है मानसीर, एक है वाकल नदी। समझ गए बात को? ये हो गई मानसी और वाकल नदी। इसी प्रकार से यहां से 3 नदियां इसमें और जाकर मिलती है, जिसमें से इन नदियों को कहा जाता है, जैसे कि हतमती नदी है, जैसे कि मेश्वा नदी है, जैसे कि याजम नदी है। ठीक है ना, याजम। ये कुछ इसमें और अन्य नदी मिलती है। अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज, इस सेई नदी के ऊपर जो है वह एक परियोजना चलाई गई थी, जिसका नाम था सेई प्रोजेक्ट। इसका नाम क्या था? सेई प्रोजेक्ट जो है वो इसका नाम था, जो यहां पर आपको इसमें दिया हुआ भी है क्वेश्चन के अंदर। यह सेई प्रोजेक्ट जो है, ये इसके अंतर्गत 2 काम किए गए। 1968 के अंदर इसको चलाया गया, 1968-69 में। इसके तहत 2 काम किए गए। एक तो काम किया जाएगा, सेई नदी के ऊपर बांध बनाया जाएगा यहां पर उदयपुर के अंदर। और दूसरा काम किया जाएगा कि इस बांध का जो पानी है वह नहर के माध्यम से कहां पर डाला जाएगा? तो इस तरफ हमने एक अभी नदी पड़ी थी जो लूणी में जाकर मिल रही थी, इस तरफ से यहां से ऐसे। और उस नदी का नाम था जवई नदी, और उस नदी के ऊपर पाली के अंदर एक बांध है, जवई बांध। तो इस आपके सही नदी के पानी को जो है वह सही बांध के पानी को किस में डालेंगे? जवई में डालेंगे। ये इसके अंदर दूसरा काम था। तो नहर से जो है वह पानी जो है वो किस में डाला जाएगा? जवाई के अंदर डाला जाएगा। ये इसका दूसरा काम किया गया था, ये सही प्रोजेक्ट था। इसी प्रकार से इस आपके मानसी और वाकल नदी के संगम के ऊपर एक जो है वो जगह पड़ती है आपके उदयपुर में, जिसका नाम है देवास। तो उसके ऊपर भी एक प्रोजेक्ट चलाया गया, देवास प्रोजेक्ट, उस जगह के नाम से। और पहला काम किया गया कि देवास उदयपुर के अंदर मानसी और वाकल नदी के संगम के ऊपर जो है वह एक देवास बांध बनाया जाएगा। इसी देवास बांध को बाद में जो है वह मोहनलाल सुखाड़िया बांध भी कह दिया गया था। यह भी ध्यान रख लेना है थोड़ा सा, ठीक है ना। तो पहला काम तो इस देवास प्रोजेक्ट के तहत हो गया, मानसी वाकल के संगम के ऊपर देवास बांध या मोहनलाल सुखाड़िया बांध का निर्माण। और दूसरा काम किया गया था कि जो उदयपुर शहर है, उस उदयपुर के लिए यहां से क्या किया जाएगा? नहर द्वारा पेयजल का जो है वह सुविधा दी जाएगी। तो दूसरा काम था उदयपुर के लिए पेयजल। यह आपके नदी है पूरी की पूरी साबरमती, इसमें इंपॉर्टेंट नदियां आ गई।
क्वेश्चन के ऊपर आइए आप, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है। सेई प्रोजेक्ट 1968 और 69 में चलाया गया था, बिल्कुल सही बात है। 1968 और 79 के अंदर, 1968 और 1969 के अंदर इसको शुरू किया गया था। ठीक है, पहली बात तो होगी। सेई नदी माही की सहायक नदी है। भाई ये तो गलत हो गया, क्योंकि मैं आपको यहां पर क्या बता रहा हूं, सेई नदी किस में मिल रही है, साबरमती में मिल रही है, ना कि माही के अंदर मिल रही है। इसका मतलब ये क्या हो गया, गलत हो गया। सेई नदी से सुरंग आधारित नहर बनाकर जवाई बांध में जल जो है वो पहुंचाया जा रहा है, बिल्कुल सही बात है। इस सेई बांध से जो है वो पानी किस में डाल रहे हैं, जवाई बांध के अंदर डाल रहे हैं, ये एकदम सही है। आजकल जो है वो है एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि राजस्थान के अंदर जवाई बांध का संबंध कौन सी नदी से है। अब बच्चे ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई जवाई बांध तो जवाई नदी के ऊपर ही बना हुआ है, जबकि ऑप्शन में जवाई नदी होती नहीं है, ऑप्शन में रहती है सेई नदी। तो फिर कंफ्यूजन को क्लियर कर लेना आज ही कि भाई जवाई जो बांध है वो इसलिए पूछना चाह रहा है क्योंकि जवाई बांध में सेई नदी के पानी को डाला जा रहा है, इसलिए जवाई बांध सेई नदी से संबंधित है। इतना सा ध्यान रख लेना, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है। देवास प्रोजेक्ट के माध्यम से राजसमंद जिले के अंदर पेयजल की सुविधा होगी, गलत। इसमें बताया है देवास प्रोजेक्ट के तहत पेयजल जो है वो उदयपुर के अंदर किया जाएगा, ना कि कहां पर किया जाएगा, राजसमंद में। कथन सत्य पूछ रहा है, पहला और तीसरा ही इसमें सत्य है, बाकी सारे के सारे इसमें गलत है। आंसर हो जाएगा 4 नंबर। समझ गए बात को, आगे चलते हैं। अगला आता है क्वेश्चन, देखिए 9 नंबर। नदी और सहायक नदी सुमेलित करना है। नदी है एक तरफ, सहायक नदी दी हुई है। देखिए चंबल नदी की ये बात कर रहा है। भाई चंबल नदी और उसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है, तो पहले तो अपन मैप उठा लेते हैं। देखिए चंबल नदी की ये पहले बात कर रहा है, तो चंबल नदी की सारी सहायक नदियां देख लो, एक ही बार में काम खत्म कर देंगे। चंबल नदी जो है, ये चंबल नदी राजस्थान में यहां से ऐसे प्रवाहित होती है, इस प्रकार से। उम्मीद करता हूं आपको दिख रहा होगा, थोड़ी सी जो है वो क्वालिटी बढ़ा लेना, तब आपको और अच्छे से नजर आ जाएगा। इस चंबल नदी के अंदर कौन कौन सी नदियां मिलती है, देखिए ये लिख देता हूं मैं, ये आपकी नदी है चंबल नदी। इस चंबल नदी में देखिए कौन कौन सी नदियां मिलती है। एक नदी मध्य प्रदेश से आकर इसमें करौली के पास में मिलती है, इस नदी को कहा जाता है कुन्नू नदी, पकड़ते रहना है। दूसरी नदी एमपी से आती है और बारां में से प्रवाहित होते हुए सवाई माधोपुर के पास में जाकर इसमें मिलती है, इस नदी को कहते हैं पार्वती नदी। क्या बोलते हैं, पार्वती नदी। तीसरी नदी यहां पर एमपी से निकलती है और झालावाड़ से प्रवेश करती हुई नवनेरा या नोनेरा कोटा के पास में जो है वो इसमें मिलती है, इस नदी को कहा जाता है काली सिंध नदी। इसको क्या बोलते हैं, काली सिंध नदी इसको कहा जाता है। और एक नदी और याद रखना चाहो तो रख सकते हो, इस काली सिंध में एक नदी यहां से आकर मिलती है जिसका नाम है परवन नदी। ठीक है ना, परवन नदी। यहां से एक नदी निकलकर इसमें मिलती है कोटा के अंदर, इस नदी को कहा जाता है आलनिया नदी। क्या बोलते हैं, आलनिया नदी इसको कहा जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम बात करें लेफ्ट साइड से, तो यहां से मेसा के पठार से जो है वह एक नदी निकलकर इसमें मिलती है, इस नदी को कहा जाता है वापनी नदी। वापनी भी इसको बोलते हैं, इसको ब्राह्मणी नदी भी बोला जाता है। ब्राह्मणी नदी, बामनी नदी या वापनी नदी। यहां से उपरमाल के पठार से एक नदी निकलकर इसमें मिलती है, इस नदी को कहा जाता है कुराल नदी। यहां आपके खेराड़ का पठार पड़ता है, वहां से एक नदी निकलकर इसमें मिलती है, इसे कहा जाता है मेज नदी। यहां बूंदी से एक नदी निकलकर इसमें मिलती है, इसे कहा जाता है चाकण नदी। और एक नदी जो है वह इधर से आकर इसमें मिलती है और उस नदी को कहा जाता है, यहां से आकर मिलती है इसमें, इस नदी को कहा जाता है बनास नदी। ये सारी की सारी चंबल नदी की सहायक नदियां हैं, समझ जाना बात को। अब थोड़ी सी गहराई हो गई है नदियों की, इसलिए तो देख लीजिए एक बार के लिए इस ऑप्शन के हिसाब से। अगली नदी दी हुई है बनास नदी, तो पहले चंबल के हिसाब से आंसर ढूंढ लो क्या होगा। तो भाई चंबल नदी जो है इसमें से कौन सी सहायक नदी होगी, तो देखिए सोम या फिर जाखम नदी जो है, चलो इसको क्लियर ही कर लेते हैं पूरी माथापोड़ी को। यहां से एक नदी और जाती है जिस नदी का नाम है आपके माही नदी। बात को समझते रहना, ध्यान इधर ही रखना। इस माही नदी के अंदर कुछ नदियां आकर मिलती है, कौन कौन सी, जैसे जैसे कि इसके अंदर एक नदी आकर मिलती है, जैसे कि यहां से एक नदी आकर मिलती है, पहले इधर वाली को देख लो। यहां से एक नदी आकर मिलती है जिसका नाम है सोम नदी। क्या नाम है, सोम नदी। बीछा मेड़ा की पहाड़ियों से निकलती है ये, और यहां पर जाकर डूंगरपुर के अंदर इसमें मिलती है। यहां से एक नदी आकर मिलती है इसके अंदर जिसका नाम है, जो सोम के अंदर मिलती है विशेष रूप से, जिसका नाम है जाखम नदी। क्या नाम है आपके, जाखम नदी। एक नदी यहीं से ही सीता माता की पहाड़ियां, जहां से जाखम निकलती है वहीं से ही निकलकर और इसमें जाकर मिलती है बांसवाड़ा के पास में, इस नदी को कहा जाता है ईरू नदी। ईरू या फिर एराव नदी भी इसको कहते हैं।
एक नदी जो है वह आपके इसके अंदर इधर से आकर मिलती है, इस नदी को कहा जाता है मोरेन नदी। ठीक है साहब। एक नदी जो है वह इधर से एमपी से आकर मिलती है, इस नदी को कहते हैं अनास नदी। ठीक है। एक नदी यहां से प्रतापपुरा के अंदर से निकलकर इसमें मिलती है, जिसको कहते हैं चाप नदी। क्या बोलते हैं? चाप नदी। ये कुछ नदियां हैं जो कि आपके किस में मिलती है? माही नदी के अंदर मिलती है। इसी प्रकार से यहां से जो है वह आपके कौन सी नदी जा रही है? बनास नदी जा रही है। और इस बनास नदी की अगर हम बात करना चाहें तो इस बनास नदी की सहायक नदियां भी अगर देखना चाहें तो देख सकते हो, बाकी मेरे हिसाब से कंफ्यूजन हो जाएगा ज्यादा। पहले तो एक बार इनको पकड़िए। देखिए, चंबल नदी के लिए हमने इनमें से कौन सी पढ़ी थी? पार्वती नदी जो है वह चंबल की हमने सहायक नदी देखी है। इसका मतलब यह है किसके साथ में मेल करेगा? 4 के साथ। बनास नदी, लूनी नदी और माही नदी। लूनी की सारी सहायक नदियां मैंने बताई दी थी उस समय भी। लूनी की सहायक नदियां कौन कौन सी थी? तो सूखड़ी और जवाई जो है वह लूनी की सहायक नदियां हैं। माही की सहायक नदियां इनमें से कौन सी नजर आ रही है? तो सोम और जखम, मैंने 2 नदियां अभी बताई है जो कि माही की है। अब बची हुई है आपके कौन कौन सी? खारी और बेड़च। ये दोनों की दोनों किसकी हो जाएगी? बनास की हो जाएगी। आगे अगर बनास विस्तार से आएगा तो वहां पर और बता देंगे आपको। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें? तो 4 3 2 1, 4 3 2 1, यानी कि इसका आंसर क्या होगा? 1 नंबर एकदम सही आंसर हो जाएगा। मैं तो अभी सारी की सारी बता दूं, लेकिन क्या हो जाएगा? कचरा हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा इसको होल्ड कर देते हैं। माही की और चंबल की, इन 2 की नदियां ही ध्यान रख लेना है आप मोटा मोटा। बाकी आगे क्वेश्चन पर आते हैं अपन अगले पर। अफवाह क्षेत्र के आधार पर आपको क्या करना है? नदियों का सही आरोही क्रम बताना है। कौन सा क्रम बताना है? आरोही क्रम बताना है। किस आधार पर? अफवाह क्षेत्र के आधार पर। तो देखिए, आपको 2 ट्रिक याद रखनी है, वो दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आपको पूछा जाए कि भाई राजस्थान में नदियों का अफवाह क्षेत्र, राजस्थान में नदियों का अफवाह क्षेत्र किस आधार पर? अवरोही क्रम के आधार पर। अवरोही क्रम, अवरोही का मतलब होता है बड़े से छोटा। तो देखिए, सबसे बड़ी और सबसे छोटे की तरफ अगर हम जाएंगे तो आपको एक ट्रिक याद रखनी है। वो क्या याद रखनी है? बल्लू को चाय, याद रख लेना है। बल्लू को चाय अपने मासा के हाथ की पसंद है। अपने मासा के हाथ की पसंद है। अब यहां से एक ट्रिक निकलेगी। राजस्थान के अंदर सबसे बड़ा अफवाह क्षेत्र कौन सी नदी का है? तो बे से निकलकर आएगा बनास नदी जो है ये राजस्थान में सबसे बड़ा अफवाह क्षेत्र रखती है। दूसरे नंबर पर कौन सी नदी आती है? तो 2 नंबर पर आती है आपके लूनी नदी, जो कि दूसरा सबसे बड़ा अफवाह क्षेत्र रखती है। तीसरे नंबर पर कौन सी आती है? तो वह आती है आपके चंबल नदी, जो कि तीसरा सबसे बड़ा अफवाह क्षेत्र रखती है। फिर आपके चौथे नंबर पर कौन सी आती है? माही नदी आती है। 5वें नंबर पर कौन सी आती है? तो साबरमती नदी आती है। साबरमती नदी। इसी प्रकार से 6ठे नंबर पर कौन सी आती है? तो 6ठे पर आती है आपके पश्चिमी बनास नदी। केवल आप इन 6 नदियों को अगर याद रख लेते हैं तो भी आपका क्वेश्चन जो है वो कभी गलत नहीं होगा। किस आधार पर? अफवाह क्षेत्र के आधार पर। अब ये अवरोही क्रम है, इसका मतलब सबसे बड़ा अफवाह क्षेत्र है बनास का, और उसके आगे जो है वो घटता हुआ क्रम है। क्योंकि आपका क्वेश्चन की डिमांड है आरोही क्रम के अंदर, यानी कि इस तरफ से इस तरफ जाएंगे तो कौन सा क्रम चलेगा? आपके आरोही क्रम चलेगा। आरोही का मतलब है छोटे से बड़े की तरफ। जबकि अपने क्वेश्चन जो है वो कैसा है, अपनी जो ट्रिक है वो कैसी है? वो आरोही का ना होकर हमारी ट्रिक है अवरोही की। भाई बड़े से छोटे की तरफ है हमारी ट्रिक। तो भाई जब आरोही के हिसाब से ऐसे से इधर है तो हम क्या कर लेंगे? अवरोही क्रम के हिसाब से हम इधर से इधर आ जाएंगे। तो देखिए, हमारी ट्रिक क्या कहती है कि सबसे बड़ी जो अफवाह क्षेत्र है वो बनास नदी का है, बाकी सारी की सारी उसके बाद में है। तो देखिए, इनमें से जो है वो बनास केवल इसी में ही है। तो आंसर आपका यही हो जाएगा, आगे सोचने की जरूरत नहीं है। फिर भी सोच सकते हो भाई, बल्लू को चाय अपने मासा के हाथ की पसंद है, वो बाकी सारी की सारी बाद में सेट हो गई। मान लो कि अगर इसमें से बनास अगर नहीं है फॉर एग्जाम्पल, तो बल्लू को चाय अपने मासा के हाथ की पसंद है, तो फिर बनास यहां पर क्यों कर रही है? बनास इसके आगे आनी चाहिए थी, इस वजह से ये भी गलत हो गया। ठीक है ना? तो कहने का मतलब ये हो गया, इसका सही आंसर वो होगा। और किस बेस पर होगा? इस ट्रिक पर आधारित होगा।
हाल ही में ईओआरओ का एग्जाम हुआ था, आरपीएससी करवाती है, लेवल 11 की पोस्ट है। उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी अफवाह क्षेत्र वाली नदी कौन सी है। तो आप इस ट्रिक के आधार पर देख के बता सकते हैं कि राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी अफवाह क्षेत्र वाली नदी लूनी नदी है और पहली सबसे बड़ी बनास नदी है। यह आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम के हिसाब से पूछा जा सकता है। ठीक है, ये मैप अपन आगे ले लेते हैं, आगे अपने काम आएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, चंबल निम्नलिखित में असत्य है। ये चंबल नहीं है, ये यहां पर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वह आपके असत्य है। चंबल को हटाई दो यहां से। निम्नलिखित में से असत्य जो है वो क्या है। असत्य का मतलब हो गया कि इनमें से गलत कौन सा है। तो दो कथन आपके सामने लिखे हुए हैं, एक है परवन मध्यम सिंचाई परियोजना और एक है परवन वृहद सिंचाई परियोजना। तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको मैप पर आना पड़ेगा, और मैप पर जब आप आएंगे तो यहां से देखिए, इस मैप के अंदर यहां से एक नदी हमने गुजारी थी, कौन सी, चंबल नदी। इस चंबल नदी के अंदर एक नदी मिलाई थी इधर से लाकर, जिसका नाम था काली सिंध नदी। अब इस काली सिंध के अंदर एक नदी लाकर मिलाएंगे हम इस प्रकार से, और इस नदी का नाम है आपके परवन नदी। ध्यान देना है इधर, इस परवन नदी के अंदर दो नदियां आकर मिलती है। एक नदी जो है वह एमपी से आकर इसमें यहां पर मिलती है, इस नदी का नाम है आपके काली खाड़ नदी, काली खाड़ नदी। और एक नदी यहां पर जाकर 12 में मिलती है, इसका नाम है निमाज नदी। निमाज या फिर नेवाज भी इसको बोलते हैं, निवाज भी बोल देते हैं कई जगह। अब देखना है इंपॉर्टेंट चीज, इस कालीखाड़ और परवन के संगम के ऊपर झालावाड़ जिले के अंदर जो है वह एक बांध बना हुआ है, और उस बांध का नाम क्या है। ये यहां पर जो बांध है इसका नाम है आपके परवन नदी के नाम से तो परवन है, और वृहत सिंचाई परियोजना है, ये कौन सी है, वृहत सिंचाई परियोजना। कहां पर है, आपके झालावाड़ के अंदर है। तो ध्यान देना है, परवन नदी के ऊपर झालावाड़ में परवन वृहत सिंचाई परियोजना है, जो कि परवन और काली खाड़ नदी के संगम पर है। इसी प्रकार से इस निमाज नदी और परवन नदी के संगम के ऊपर यहां पर एक बांध बना हुआ है, और इस बांध का नाम जो है वह परवन नदी के नाम से ही है। लेकिन यह कौन सा है, यह मध्यम सिंचाई परियोजना है, मध्यम सिंचाई परियोजना। और यह कौन से जिले में है, तो यह 12 जिले में है। पहले जो है वो मध्यम सिंचाई परियोजना बनी थी परवन, फिर बाद में जो है वो राहुल गांधी के द्वारा उद्घाटन किया गया था परवन वृहद सिंचाई परियोजना का। तो दोनों की दोनों परियोजना है परवन के नाम से ही है। एक मध्यम सिंचाई परियोजना है जो 12 में है, और एक वृहद सिंचाई परियोजना है जो झालावाड़ में है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आपके सामने निकलेगा। तो देख लीजिए क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से क्या है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपने को, क्वेश्चन बोल रहा है परवन मध्यम सिंचाई परियोजना 12 में है, बिल्कुल सही बात है, मध्यम। और परवन वृहद सिंचाई परियोजना झालावाड़ में है, यह भी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन की डिमांड क्या है, असत्य कथन की है। और यहां पर हमारे दोनों की दोनों कथन क्या है, सत्य है। इसका मतलब असत्य न तो एक है न ही दो है। आंसर क्या होगा इसका, 3 नंबर एकदम सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपके हो गया मैप वाला काम। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि हाँ आप जो है वह असंगत को चुनिए। यानी कि एक तरफ नदी है और दूसरी तरफ उसका उपनाम है, आपको असंगत चुनना है कि क्या इसका असंगत है। तो देखिए अगर हम बात करें तो सबसे पहले लिखी हुई है माही नदी। इस माही नदी को हम वागड़ की गंगा भी हम इसे बोलते हैं। देखिए इनके उपनाम जरूर ध्यान रख लेना है। माही नदी जो है इसे हम क्या क्या बोलते हैं, माही नदी जो है, इस माही नदी को, क्योंकि डूंगरपुर और बांसवाड़ा के क्षेत्र को वागड़ कहते हैं, इसीलिए वागड़ की गंगा भी जो है वह किसको बोलते हैं, आपके माही नदी को बोलते हैं। यह जो नदी है यह आपके, क्योंकि इस नदी माही नदी का जो किनारा है वह क्या कहलाता है, कांठल कहलाता है। और कांठल जो है वह प्रतापगढ़ को भी कहते हैं, इसीलिए इसे कांठल की गंगा भी कहते हैं, कांठल की गंगा भी कहते हैं। इसके अलावा यह नदी आदिवासियों के लिए बहुत बड़ा जो है वह आपके योगदान देती है, इसीलिए इसे आदिवासियों की गंगा भी कहते हैं। यह राजस्थान के दक्षिणी हिस्से के अंदर बहती है, इसीलिए इसे दक्षिण की स्वर्ण रेखा भी कहते हैं, दक्षिण की स्वर्ण रेखा भी इसे कहा जाता है। साथ ही साथ यह नदी जो है यह दक्षिणी राजस्थान में जो कर्क रेखा है उस कर्क रेखा को 2 बार काटती है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है ये। और इसके अलावा एक चीज और याद रख सकते हो, यह नदी जो है यह उल्टे यू के समान है,
कहने का मतलब यह हो गया उल्टा यू इस प्रकार से, यानी कि यू अपन कौन सा बनाते हैं, बड़ा यू ऐसे बनाते हैं, जबकि ये नदी कैसे प्रवाहित होती है, ऐसे प्रवाहित होती है, बिल्कुल उल्टे यू के समान। ठीक है ना, तो ये भी आप याद रख सकते हो, उल्टे यू के समान। ठीक है ना, ये इसके कुछ उपनाम आते हैं आपके माही नदी के, जो इतने सारे हैं इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। ठीक है, तो माही नदी को वागड़ की गंगा, कांठल की गंगा, दक्षिण की स्वर्ण रेखा, ठीक है ना, आदिवासियों की गंगा, ये हम कहते ही हैं, बिल्कुल सही बात है। फिर है बेणेश्वर धाम, आदिवासियों का कुंभ। भाई जहां पर माही नदी जो है वो प्रवाहित होती है, इस माही नदी के अंदर एक नदी आकर मिलती है जिसका नाम है सोम नदी, और इस सोम नदी में एक नदी आकर मिलती है जिसका नाम है जाखम नदी। इस सोम और इस जाखम और इस माही, यहां पर त्रिवेणी संगम होता है, और यह जो जगह है यह नवा टापरा डूंगरपुर में पड़ता है। इसके बीच में एक शंकर भगवान का मंदिर है जिसको बेणेश्वर धाम कहते हैं, बेणेश्वर धाम कहते हैं, और यह आदिवासियों के कुंभ के रूप में भी फेमस है। इसका मतलब यह भी क्या है, आपके सही सुमेलित है। फिर आता है एक, इसको देख लो, गग्गर नदी जो है यह राजस्थान के अंदर बाढ़ लेकर आती है, इसीलिए गग्गर नदी को राजस्थान का दुख या फिर राजस्थान का शोक जो है वह भी कहा जाता है, यानी कि यह भी सही है। अभी अभी बताया था कि पश्चिमी राजस्थान की गंगा किसको कहते हैं, पश्चिमी राजस्थान की गंगा लूनी नदी को कहा जाता है। किसको बोलते हैं, लूनी नदी को कहते हैं। जबकि इंदिरा गांधी जो नहर है, इस इंदिरा गांधी नहर को मरु गंगा या फिर मरुस्थल की गंगा कहा जाता है। इसका मतलब असंगत के हिसाब से ये वाला असंगत होगा आपका, इसका आंसर 3 नंबर जो है वह एकदम सही हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, जैसे कि माही नदी के उपनाम, इसी प्रकार से जैसे कि आपके गग्गर नदी जो है, इस गग्गर नदी को हम दृष्टवती नदी भी कहते हैं, इसको हम मृत नदी भी कहते हैं, इसको हम जो है वो हकरा भी कहते हैं, इसके प्रवाह को पाकिस्तान में, इसे चौतांग नदी भी कहते हैं। इसी प्रकार से अगर हम बात करें तो चंबल नदी जो है उसे हम चरमणवती नदी भी कहते हैं, जिसे हम जो है वह एक प्रकार से क्या बोलते हैं, राजस्थान के अंदर जो है वह बारहमासी नदी के रूप में भी चंबल नदी जानी जाती है। कामधेनु नदी भी जो है वो चंबल को कहते हैं। इसी प्रकार से बनास जो है उसको वन की आशा नदी भी कहते हैं, या फिर वशिष्ठी नदी भी कहा जाता है बनास को। ये कुछ उपनाम है जो आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसीलिए उपनाम पर आधारित एक प्रश्न भी मैंने ले लिया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आता है आपके 13 नंबर पर, और क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि मुआने से उद्गम की ओर बनास नदी पर स्थित बांधों का सही क्रम बताना है। किधर से, मुआने से उद्गम की तरफ, यानी कि जिस तरफ नदी खत्म होती है उधर से चलना है, जिस तरफ नदी शुरू होती है उस तरफ आपको जाना है। तो देख लेते हैं, 1 मिनट लगेगा। भाई राजस्थान के अंदर एक जगह पड़ती है राजसमंद के अंदर, उस जगह का नाम आता है खमनोर। क्या नाम आता है, खमनोर। इस खमनोर से एक नदी निकलती है जो कि राजस्थान के राजसमंद में प्रवाहित होती है, फिर उदयपुर, फिर चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, और सवाई माधोपुर के अंदर जो है यह नदी जाकर किस में मिल जाती है, तो इधर से एक नदी जाती है जिसका नाम है चंबल नदी। इस चंबल नदी के अंदर जाकर यह नदी मिल जाती है। इस नदी का नाम क्या है आपके, तो इसका नाम है बनास नदी। अब इस बनास नदी के ऊपर कुछ बांध बने हुए हैं, जैसे जैसे कि इसके ऊपर एक बांध यहां पर राजसमंद में बना हुआ है, जिस बांध का नाम है आपका नंद संबंध बांध। इस नंद संबंध को जो है वह राजसमंद की जीवन रेखा भी कहते हैं। एक बांध टोंक के अंदर जो है वो टोडा राय सिंह टोंक के अंदर बना हुआ है, जिसका नाम है बीसलपुर बांध, जिससे पानी भी मिलता है आपके जयपुर अजमेर को। इसी प्रकार से इसके ऊपर एक बांध बना हुआ है सवाई माधोपुर में, इस बांध का नाम है आपका इसरदा बांध। तो यह नदी आपके कहां से निकल रही है, तो यह खमनोर राजसमंद से निकल रही है, और यहां पर एक जगह पड़ती है जिसका नाम है रामेश्वर घाट, और यह रामेश्वर घाट जो है यह सवाई माधोपुर में पड़ता है। यहां पर यह नदी समापन होता है। तो आपको यह पूछना चाह रहा है क्वेश्चन में कि मुआने से उद्गम की तरफ जो है वो बांधों को जमाना है, यह है मुआना और यह है उद्गम, यानी कि इस तरफ से आपको जमाना है। तो सबसे पहला बांध मुआने पर कौन सा है, इसरदा बांध है, यानी कि 1 नंबर पर कौन सा होना चाहिए, इसरदा बांध होना चाहिए। इसी प्रकार से उसके बाद में कौन सा है, बीसलपुर बांध है, यानी कि 2 नंबर पर आपका बीसलपुर बांध होना चाहिए, यानी कि ये रहा। और इसी प्रकार से 3 नंबर पर आपका नंद संबंध होना चाहिए, तो ये रहा नंद संबंध, यानी कि इसका जो सही आंसर है वो कौन सा होगा, 4 नंबर एकदम सही होगा। इसरदा, बिशलपुर और नंद संबंध, यह आपके क्या होगा, एकदम सही सीक्वेंस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन की जो डिमांड है वो क्वेश्चन की डिमांड क्या है, अगला क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि राजस्थान के अंदर
खारे पानी की जो झीलें हैं उनमें से सबसे बड़ी झील जो सांबर है वो कौन से जिले में है? भाई सांबर झील जो है उसके बारे में हम सामान्य बातें पढ़ते हैं एक बार के लिए। तो देखिए राजस्थान के अंदर जब हम बात करते हैं एक झील जिसका नाम है सांबर झील, उस सांबर झील जो है इसका प्रवाह किस प्रकार से क्या है राजस्थान के अंदर? तो राजस्थान के अंदर एक जिला पड़ता है, इस जिले का जो नाम है तो ऐसे बना लीजिए, इसको ऐसे बना लीजिए, नागौर जिला, जयपुर जिला और अजमेर जिला। इन 3 जिलों में एक झील फैली हुई है जिस झील का नाम क्या है आपके? सांबर झील है। क्या नाम है? सांबर झील। यह सांबर झील जो है यह चिल्का झील के बाद में भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और स्थलीय भाग में स्थित भारत की सबसे बड़ी झील है और राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। इस सांबर झील से अगर हम बात करना चाहें तो भारत के टोटल नमक का 8.7% जो है वह यहां से नमक उत्पादित होता है। यहां पर एक संस्थान है जिसको कहा जाता है सांबर साल्ट लिमिटेड। उस सांबर साल्ट लिमिटेड के द्वारा जो है वह हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड के अधीन जो है वह नमक उत्पादन किया जाता है। सांबर झील जो है यह राजस्थान के अंदर जो है वह तीर्थों की नानी के रूप में फेमस है। तीर्थों की नानी इसको कहा जाता है, इसको देवयानी भी कहा जाता है। यहां से जो क्वेश्चन है ना वो आपके झील वाले स्टार्ट हो गए हैं। इसको जो है वह फ्लेमिंगो, फ्लेमिंगो या फिर जिसको हम राजहंस भी बोलते हैं, तो फ्लेमिंगो की स्थली भी इसको बोलते हैं। राजस्थान के अंदर राजस्थान वन विभाग के द्वारा जो है वह जिला शुभंकर घोषित किए गए थे, उसमें नागौर का जिला शुभंकर फ्लेमिंगो या फिर राजहंस ही है। तो तीर्थों की नानी देवयानी या फिर फ्लेमिंगो की स्थली के रूप में यह फेमस आ जाती है। इसके पास में जो है वह एक मंदिर स्थित है जो कि आपके शाकंभरी माता का मंदिर भी आता है। शाकंभरी माता का मंदिर जो है वह इसके निकट स्थित है। यहाँ पर यह आपके सांबर झील है। इस सांबर झील के अंदर हाल ही में जो है 2019 के अंदर एक बीमारी आई थी, एवियन बोटुलिज्म। एवियन बोटुलिज्म। इस बीमारी की वजह से यहां पर लगभग 18,000 पक्षी जो है वो मर गए थे इस सांबर झील के अंदर। यह आपके सांबर झील है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन जो है यहां से नॉर्मल पूछा है कि सांबर झील किस जिले में है, तो भाई 3 जिलों में से एक ऑप्शन में होना चाहिए था, जयपुर, नागौर और अजमेर में से जयपुर ऑप्शन में है, तो यह आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यह आपके हो जाएगी कौन सी झील? सांबर झील। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राजस्थान की निम्न में से कौन सी झील जो है वह आपके राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आती है? तो देख लीजिए एक चीज, राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम जो है यह कार्यक्रम 2001 में चलाया गया था और 2001 में इसमें पूरे के पूरे भारत की कुछ झीलों का जो है वह चयन किया गया था जिनका संरक्षण किया जाएगा और उन झीलों के संरक्षण के तहत राजस्थान की टोटल 6 झीलें जो है वह इसमें शामिल की गई थी राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम में। जैसे कि इसमें 2 झीलें जो थी वह उदयपुर की थी, एक तो थी आपके पिछोला झील और एक आपके थी फतेह सागर झील। कौन सी थी? फतेह सागर झील। इसी प्रकार से एक झील थी आपके सिरोही की जिसका नाम था नक्की झील। इसी प्रकार से 2 झीलें जो थी वह थी अजमेर से, जिसमें एक तो थी आपके आना सागर झील और एक झील आपके सबसे पवित्र पुष्कर झील। इसी प्रकार से एक झील जो है वह आपके जयपुर की थी जिसका नाम था मान सागर झील, जिसके अंदर जल महल भी बनवाया था बाद में सवाई जय सिंह द्वितीय ने। तो यह आपके 6 झीलें हैं, इसमें देख लीजिए कौन सी नहीं है। भाई फतेह सागर जो है वो उदयपुर की है, पिछोला जो है वह आपके उदयपुर की है, नक्की झील आपके सिरोही की आ जाती है, स्वरूप सागर जो है यह झील नहीं है, पिछोला झील है, यह स्वरूप सागर भी उदयपुर के अंदर ही है। आना सागर जो झील है ये बिल्कुल है आपके, और पुष्कर झील जो है ये भी अजमेर की आती है, और एक मान सागर झील जो कि जयपुर में है ये भी आती है। तो कौन सी नहीं है? तो स्वरूप सागर झील जो है यह उदयपुर में स्थित है, लेकिन यह राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आती है। इसका सही आंसर जो है वो 3 नंबर हो जाएगा। तो ये नदियां, ये आपके झीलें याद रखना है। RS 2018 में भी ये पूछा गया था कि कौन सी राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम में नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
झीलों से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। उनमें से एक क्वेश्चन तो ये है राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम का। एक आपको पूछ सकता है कि कौन सी झील जो है वह आपके खारे पानी की नहीं है, कौन सी मीठे पानी की नहीं है। तो 7-8 झीलें जो है आपको याद कर लेनी है जो आपके खारे पानी की, बाकी सारी की सारी मीठे वाली है। तो वो भी मैं आपको जो है वो अलग से एक ट्रिक के माध्यम से याद करवा दूंगा, उसमें भी आप चिंता मत करना है। और एक क्वेश्चन आपको पूछा जाता है जो आपके इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है, जो अभी जैसे कि ये क्वेश्चन है, मान लीजिए इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किसी भी मीठे पानी की जो झील है उससे रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। देखिए, पिछोला झील का निर्माण एक बंजारे के द्वारा किस मेवाड़ शासक के काल में करवाया गया था? यह आपके सामने एक क्वेश्चन पूछा गया है। भाई पिछोला झील जो है, आपको देखिए पिछोला झील जो है यह राजस्थान के अंदर कहां पर है? तो उदयपुर के अंदर जो है वह एक झील है जिसका नाम है पिछोला झील। इसको इधर नहीं समझ के इधर समझिए। पिछोला झील जो है, यह पिछोला झील आपको राणा लाखा के टाइम के 3 चीजें बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट याद रखनी है। राणा लाखा के टाइम में एक तो हुआ था कि यहां पर जावर की खान मिली थी, जावर की खान मिली थी, जो कि किसकी खान थी? चांदी की खान थी। दूसरी, राणा लाखा के समय में बिच्छू बंजारे के द्वारा पिछोला झील का निर्माण करवाया गया था। और तीसरा जो था वह राणा लाखा का विवाह जो है वो हंसाबाई से हो गया था, जो कि इनसे उम्र में काफी छोटी थी। 18 साल की हंसाबाई थी, ये लगभग 80 के आसपास थे। तो ये 3 बड़े काम हुए थे इनके जीवन काल में। और आंसर तो आपको यहां से मिल गया कि पिछोला झील जो है वो राणा लाखा के टाइम में हुई थी। अब पिछोला झील के बारे में कुछ फैक्चुअल चीजें जो है वो आपको ध्यान रखनी है। पहली बात, इसका निर्माण बिच्छू बंजारे ने करवाया था। ये जो आपके पिछोला झील है, थोड़ा सा ध्यान दे लेना है। इस पिछोला झील की अगर हम बात करें तो इसमें 2 जो है वो महल बनाए गए थे। एक महल का नाम तो जो है वह आ जाता है जग मंदिर। जग मंदिर, इसका निर्माण कर्ण सिंह ने शुरू करवाया था और जगत सिंह प्रथम ने जो है वह पूर्ण करवाया था। और दूसरा आता है आपका जग निवास। निवास, ये दोनों के दोनों ही क्या है? आपके महल है। इसका निर्माण जगत सिंह द्वितीय ने करवाया था। ये पिछोला झील जो है, इस पिछोला झील की अगर हम बात करें तो इसमें राजस्थान की पहली जो है वह सौर ऊर्जा से चलने वाली नाव चलाई गई थी। यह भी आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, यह आपके कौन सी झील चल रही है? यह आपके पिछोला झील आ जाती है। पिछोला, पिछोला झील। इस पिछोला झील की अगर हम बात करें तो इस पिछोला झील के अगर आप इस वाले एरिया में जाएंगे, कहने का मतलब ये हो गया कि पिछोला झील जो है यहां पर अगर आपका उदयपुर शहर स्थित है तो इस उदयपुर के पश्चिम दिशा में अगर आप जाएंगे तब कौन सी झील आएगी? पिछोला झील आएगी। और अगर इस पिछोला झील के अगर आप उत्तर पश्चिम के अंदर जाएंगे तब आपके एक झील आएगी जिसका नाम है स्वरूप सागर झील। और अगर आप इस स्वरूप सागर के भी उत्तर पश्चिम के अंदर जाएंगे तब आपके जो है वह आएगी फतेह सागर झील। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें तो ध्यान रखना है। ये इस पिछोला झील के आसपास की चीजें हैं। ये पिछोला झील जो है वो किसके समय में बनी थी? तो राणा लाखा के टाइम में बनी थी। इतना इंपॉर्टेंट जो है वह ये क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आसपास की चीजें जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, बाबा का भाखड़ा और प्यारी नामक जो द्वीप है यह किस झील पर स्थित है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा भी जाता है। तो देखिए, आप सभी को ध्यान होना चाहिए कि उदयपुर के अंदर, ये आपका उदयपुर है, इस उदयपुर के अंदर यहाँ पर एक दर्रा पड़ता है या एक नाल पड़ता है जिसको बोला जाता है आपके ढेबर की नाल। ढेबर की नाल, ढेबर की नाल या फिर दर्रा है ये एक प्रकार का। इस ढेबर की नाल या फिर ढेबर के दर्रे से एक जो है वह आपके नदी प्रवाहित होती है। ये आपके जो है वो क्या है? ढेबर की नाल है। इससे जो है वह एक नदी प्रवाहित होती थी या अभी भी होती है, जिसका नाम है गोमती नदी। इस गोमती नदी का जो पानी है इसको यहां पर पाल बनाकर जो है वह महाराणा जय सिंह के द्वारा रोक दिया गया था। महाराणा जय सिंह ने इसे रोक दिया था। इस वजह से, इसकी वजह से जो यहाँ पर झील निर्मित हुई थी, इस झील को क्या कहा गया? इस झील को कह दिया महाराणा जय सिंह के नाम से जय संबंध झील इसको कह दिया। क्या कह दिया? जय संबंध झील इसको कह दिया। साथ ही साथ इस ढेबर की नाल की वजह से इसे ढेबर झील भी कहते हैं। अब इसकी अगर हम बात करें तो 2-3 चीजें इसमें ध्यान रखना है। पहली बात, इस जयसंबंध झील से जो है वह सिंचाई के लिए उदयपुर के अंदर 1950 के आसपास 2 नहरें निकाली जाती है। एक तो निकाली जाती है आपके श्यामपुरा नहर, श्यामपुरा नहर, और एक निकाली जाती है भाट नहर। साथ ही साथ इसके अंदर जो है वह टोटल 7 टापू स्थित है। कितने हैं? 7 टापू जो है वह स्थित है, जिसमें से सबसे बड़ा जो टापू है इसे कहा जाता है बाबा का भाखड़ा। बाबा का
भाखड़ा इसको बोला जाता है। और जो सबसे छोटा टापू है इसे बोला जाता है प्यारी, प्यारी के नाम से इसे जाना जाता है। ये आपके कौन सी झील है? जयसंबंध झील है। ये जयसंबंध झील जो है, ये जयसंबंध झील उदयपुर शहर के कौन सी दिशा में स्थित है? तो दक्षिण पश्चिम दिशा के अंदर यह स्थित है, लगभग 51 किलोमीटर के आसपास यह दक्षिण पश्चिम के अंदर स्थित है। यह यहां से आपको ध्यान रखना है। तो बाबा का भाखड़ा और जो आपके प्यारी नाम का जो टापू है ये कौन सी झील के अंदर है? तो यह आपके आ जाएगा जयसंबंध झील। यह आपको यहां से ध्यान रखना है। जयसंबंध झील के बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्चुअल चीजें हैं वो यहां से आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में झीलों का पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम पहचानना है आपको। पश्चिम से पूर्व की तरफ क्रम क्या है? तो देखिए, पहले तो आपको राजस्थान का मैप याद होना चाहिए। अगर राजस्थान का मैप याद है तो आपका काफी काम जो है वो आसान हो जाएगा। ये आपके सामने राजस्थान का मैप है। अब चूंकि मुझे तो याद है लेकिन आपके सामने प्रूफ करना पड़ेगा थोड़ा सा। देखिए, पश्चिम से पूर्व की तरफ, भाई पश्चिम के अंदर देखिए पचपदरा झील जो है ये कहां पर है? आप सभी को पता है बाड़मेर में है। कायलाना कहां पर है? जोधपुर के अंदर है। राजसमंद कहां पर है? राजसमंद के अंदर है। और कायलाना कहां पर है? जोधपुर के अंदर है। भाई पश्चिम से पूर्व के लिए आपको डिस्ट्रिक्ट पता होना चाहिए। पहले तो ये पता होना चाहिए कि वो झील कौन से जिले में है, और फिर वो जिला जो है वो पश्चिम में है या पूर्व में है, ये पता होना चाहिए। यानी कि इन जिलों में से सारे के सारे जिले जो है वो किस तरफ होने चाहिए? पश्चिम में होना चाहिए। और इधर ही इधर वाला जिला जो है वो कहां पर होना चाहिए? सबसे पूर्व दिशा में होना चाहिए। वो आपका आंसर होगा। तो देख लीजिए, इधर से अगर आप कंफ्यूजन हो रहा है, वैसे तो मेरे लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि राजस्थान के अंदर जो इनमें से जो झील की लोकेशन है ये सबसे पश्चिम में पचपदरा है। मान लो अगर इससे आप नहीं पकड़ पा रहे हो तो इससे आप पकड़ लीजिए। भाई पचपदरा कहां पर है? बाड़मेर में है। पचपदरा कहां पर है? बाड़मेर में है। राजसमंद कहां पर है? राजसमंद के अंदर है। राजसमंद का राजसमंद में। अब बाड़मेर और राजसमंद में से पूर्व में कौन है? तो राजसमंद है, क्योंकि पश्चिम से पूर्व ये क्रम है, पश्चिम का, फिर इधर जाएंगे तो पूर्व आएगा। यानी कि ये वाला जिला सबसे पूर्व में होना चाहिए। तो बाड़मेर से पूर्व में कौन है? राजसमंद है। इसका मतलब बाड़मेर वाले दोनों के दोनों ऑप्शन कट जाएंगे, यानी आंसर या तो ये होगा या फिर ये होगा। समझ गए बात को? अब आपको ढूंढना है इस तरफ। तो भाई बाड़मेर के अंदर और जोधपुर के अंदर अगर आप देखेंगे, अगर आप मैप को ध्यान से देखेंगे तो आपके जो है ये आपका जोधपुर है, ये आपका कौन है? बाड़मेर है। बाड़मेर के अंदर यहां पर स्थित है आपके पचपदरा झील, बालोतरा के पास में। जबकि आपके इसके अंदर क्या बोलते हैं इसको, जोधपुर के अंदर जो है वह कायलाना झील यहां पर स्थित है, बालसमंद झील यहां पर स्थित है। तो अगर एक अगर आप लोकेशन भी बात करोगे ना तो बिल्कुल देखिए, यहां से अगर आप खड़ी लाइन खींचोगे तो दोनों में से जो है वह पश्चिम में कौन आ रही है? पचपदरा आ रही है। और उसके बाद में एक ऑप्शन में आपको दी हुई है राजसमंद, जो कि सबसे पूर्व में है। तो आप अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहें तो पहले आपको क्या करना है? झील, और झील कहां पर है वो डिस्ट्रिक्ट पकड़ लो। तो डिस्ट्रिक्ट से इन दोनों ऑप्शन को आपने काट दिया। इन दोनों को काटते आपके इन दो में से ही एक आंसर है। फिर ढूंढो भाई पचपदरा और कायलाना के अंदर। तो कायलाना है जोधपुर में और पचपदरा है बाड़मेर में। तो बाड़मेर जो है, यानी कि पचपदरा जो है वह बाड़मेर के अंदर पश्चिम के अंदर है, किसकी तुलना में? कायलाना की तुलना में। तो फिर डायरेक्टली ही आपको क्या करना है? पचपदरा वाले आंसर को चुन लेना है। कायलाना वाला इसमें गलत हो जाएगा। तो पचपदरा है सबसे पश्चिम में, फिर उसके पूर्व में है कायलाना, फिर उसके पूर्व में है बालसमंद, फिर उसके पूर्व में है राजसमंद। यह आपका आंसर होगा। इसके अंदर थोड़ा सा आपको मैपिंग जो है वह आनी चाहिए, नहीं तो इस क्वेश्चन को आप गलत कर सकते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट आ जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, झीलों के संबंध में निम्न कथनों के ऊपर विचार करना है और दिए हुए कूट में से सही उत्तर जो है उसका चयन करना है। बिल्कुल सही कथन चुनना है। देखिए, जयसंबंध झील उदयपुर शहर के 51 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व में स्थित है। देखिए, एक आपके सामने छोटा सा जो है वह स्ट्रक्चर बनाऊंगा, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए, यह है आपका उदयपुर शहर। इस उदयपुर शहर के अगर आप कौन सी दिशा में जाते हैं? ये वाली दिशा। ये वाली दिशा कौन सी है? दक्षिण पूर्व दिशा है। अगर इस दक्षिण पूर्व दिशा में अगर आप 51 किलोमीटर चलेंगे तो आपके सामने जो है वह एक झील आएगी जिसका नाम आएगा जयसंबंध झील। समझ गए बात को? कौन सी आएगी? जयसंबंध। अगर आप इस उदयपुर शहर के कौन सी दिशा में जाएंगे? पश्चिम दिशा में अगर आप जाएंगे तो एक झील आएगी जिसका नाम क्या आएगा? जिसका नाम आएगा पिछोला झील। समझ गए बात को? अगर आप इस पिछोला झील के इस दिशा में जाएंगे, कौन सी? उत्तर पश्चिम दिशा के अंदर अगर जाएंगे आप, उत्तर पश्चिम के अंदर, तब कौन सी झील आएगी? स्वरूप सागर आएगी। स्वरूप सागर झील आएगी। अगर आप इस स्वरूप सागर के और इस दिशा में जाएंगे, कौन सी में? उत्तर पश्चिम के अंदर, तब आपके कौन सी झील आएगी?
फतेह सागर झील आएगी, फतेह सागर झील आएगी। अगर आप इस उदयपुर के उत्तर दिशा के अंदर जाएंगे, कौन सी दिशा है, यह है उत्तर दिशा में, अगर आप लगभग 64 किलोमीटर जाएंगे तो ऐसी स्थिति में यहां पर एक झील आएगी राजसमंद जिले के अंदर, जिसका नाम आएगा राजसमंद झील। अगर आप इस उदयपुर शहर के अगर इस दिशा में जाएंगे, यह कौन सी दिशा है, उत्तर पूर्व दिशा है, अगर इस दिशा में जाएंगे तो एक पठार आएगा जिसका नाम है लसाड़िया का पठार, लसाड़िया का पठार। अगर आप इस उदयपुर शहर के इस दिशा में जाएंगे, कौन सी है, उत्तर पश्चिम दिशा है, तब एक पठार आएगा जिसको बोला जाता है भोराट का पठार। अगर आप इस उदयपुर शहर के इस दिशा में जाएंगे, जिसे बोलेंगे दक्षिण पश्चिम दिशा, यहां पर एक पठार आएगा जिसे बोला जाएगा भोमट का पठार, भोमट का पठार। इसी दिशा के अंदर भोराट का पठार भी और आपके जो देश हरो क्षेत्र है वो भी आता है। ये आपके पूरा का पूरा जो है वो क्या है, उदयपुर शहर है। इस उदयपुर शहर को आप रट लीजिए, यहां से क्वेश्चन जो है वो दिशाओं का पूछा जाता है। देखिए पहला कथन बोल रहा है जयसंबंध झील उदयपुर शहर से, कौन सी वाली, जयसंबंध, उदयपुर शहर से 51 किलोमीटर दक्षिण पूर्व दिशा के अंदर है। बिल्कुल सही है, जयसंबंध झील दक्षिण पूर्व में 51 किलोमीटर है उदयपुर से दूर, यानी कि यह कथन क्या है, एकदम सही है। पिछोला झील जयपुर नगर में स्थित, अरे भाई पिछोला तो अभी अभी बताई थी, पिछोला जो है वो जयपुर में नहीं है, उदयपुर के अंदर है, ये गलत हो गया। राजसमंद झील उदयपुर से 64 किलोमीटर दूर कांकरोली रेलवे स्टेशन के निकट स्थित है। बिल्कुल, कांकरोली जो है वो कहां पर पड़ता है, राजसमंद में पड़ता है, और 64 किलोमीटर उदयपुर से उत्तर दिशा में आपके राजसमंद झील स्थित है। इसका मतलब ये कथन सही है। आना सागर झील अजमेर शहर में दो पहाड़ियों के बीच में है। बिल्कुल, आना सागर जो है वह अजमेर के अंदर स्थित है। कथन जो है वह आपको सही चुनना है, पहला, तीसरा और चौथा, यानी कि 1, 3 और 4 जो है वह इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इस क्वेश्चन से ज्यादा इंपॉर्टेंट इसकी इंफॉर्मेशन है, यह आपके एग्जाम के अंदर पूछी जा सकती है। कौन सी झील जो है वह उदयपुर शहर के किस दिशा में है, यह आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो याद रखना है। आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आज का। राजस्थान की कौन सी झील में प्राप्त नील हरित शैवाल से क्या प्राप्त किया जाता है, नाइट्रोजन। नील हरित शैवाल से नाइट्रोजन युक्त जो आपके खाद है यह प्राप्त की जाती है। यह राजस्थान की कौन सी झील है, तो एक झील आती है जिसका नाम आता है मोती सागर झील। इस मोती सागर झील की थोड़ी सी कहानी समझ लो। एक पहाड़ी आती है, इस पहाड़ी का नाम आता है आपका उदयनाथ की पहाड़ियां, उदयनाथ की पहाड़ियां। इस उदयनाथ की पहाड़ियों से एक नदी निकलती है, और उदयनाथ की पहाड़ियां पड़ती कहां पर है, ये पड़ती है आपके अलवर जिले में। यहां से एक नदी निकलती है, यह नदी अलवर में प्रवाहित होने के बाद भरतपुर में जाती है। इस नदी को जो है वह कहा जाता है रूपा रेल नदी। ये रूपा रेल नदी किसी समय भरतपुर के अंदर बाढ़ लेकर आती थी, इसीलिए रूपा रेल को भरतपुर का शोक भी कहते हैं। क्योंकि बाद में इस भरतपुर के अंदर रूपा रेल की बाढ़ से बचने के लिए इस रूपा रेल के यहाँ पर मुआने के ऊपर एक झील बना दी गई। इस झील का नाम रखा गया मोती झील, क्योंकि मोती झील जो है वह बाढ़ से बचा रही है उदयपुर को, इसीलिए मोती झील का नाम जो है वह कहा जाता है भरतपुर की जीवन रेखा इसको कहते हैं, जबकि रूपा रेल को भरतपुर का शोक कहा जाता है। बाद में यहां पर निकट में ही जो है वह किला बना हुआ है, किसका, भरतपुर का किला बना हुआ है लोहागढ़। इस लोहागढ़ जो किला है यह कौन सी श्रेणी का है, तो यह पारीक श्रेणी का, यानी कि इसके चारों तरफ जो है वो क्या बनी हुई है, खाई बनी हुई है। इस खाई के अंदर बाद में पानी डाल दिया जाता है इन दोनों को जोड़कर, यानी कि मोती झील को किससे जोड़ दिया, इस लोहागढ़ की पारीक से जोड़ दिया गया। ये कौन सा किला है, तो यह है आपका लोहागढ़, जो कि आपके भरतपुर का किला है। इसकी पारीक से जोड़ दिया गया और इसका नाम रख दिया गया सुजान गंग नहर, सुजान गंग नहर। तो ध्यान देना है, उदयनाथ की पहाड़ियां अलवर से रूपा रेल नदी निकलती है जिसे भरतपुर का शोक कहते हैं। इस भरतपुर के शोक यानी कि इस रूपा रेल के मुआने के ऊपर भरतपुर के अंदर जो है वह एक झील बनाई गई, जिसका नाम क्या रख दिया गया, जिसका नाम रखा गया मोती झील। ये भरतपुर को बाढ़ से बचाती है, इसलिए मोती झील को भरतपुर की जीवन रेखा भी कहते हैं। बाद में मोती झील के पानी को लोहागढ़ भरतपुर के किले की पहाड़ी के अंदर सुजान गंग नहर के द्वारा जोड़ दिया गया था मोती झील को। इस मोती झील के अंदर जो है वह क्या होती है, नील हरित शैवाल होती है, जो अपन जो है वो काई बोलते हैं उसको अपन। तो उस नील हरित जो शैवाल है, उस शैवाल से क्या किया जाता है, उससे जो है वह यहाँ पर नाइट्रोजन युक्त जो है वो खाद बनाई जाती है। N2 युक्त जो है वह क्या बनती है, खाद बनती है, खाद बनती है, जिसका यूज जो है वह
एक प्रकार से जैविक खाद के रूप में भी किया जाता है। ये आपके जो है वह झील कौन सी है? मोती झील है, जो आपके एग्जाम के हिसाब से जो है वह एग्जाम में पूछी जा सकती है, मोस्ट इंपोर्टेंट है मोती झील, जो आपके क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर आती है। क्योंकि नदियों का जो टॉपिक है या झीलों का जो टॉपिक है वो काफी बड़ा टॉपिक है, इस वजह से 20 क्वेश्चनों से भी कवर करना कितना मुश्किल है वो आप सभी को पता चल गया होगा। कंफ्यूजन पैदा हो जाता है क्योंकि एक एक नदी इतनी बड़ी है कि उसके अंदर जो है वो 5-5 घंटे लग जाते हैं, चंबल जैसी नदी में तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट नदी है। लेकिन फिर भी अपन ने इसको कंसाइज किया, आपका रिवीजन हो जाए इस प्रकार से जो है वो मैंने आपके सामने इसको प्रस्तुत किया है। क्लास कैसी लगी है कमेंट में जरूर बताना है। अगली क्लास में जो अपना अगला टॉपिक रहने वाला है उसमें फिर से अपन मिलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आप हमेशा जो है वो पूछते हो कि सर अगला टॉपिक क्या है, बता दिया करो। अगला टॉपिक आपका वही है जो इसके बाद में लिखा हुआ है सिलेबस में। तो आरएस प्री की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आरएस प्री का सिलेबस आपके पास होना चाहिए, और आरएस प्री में नदियों के बाद में, जिलों के बाद में जो भी टॉपिक लिखा हुआ है वो टॉपिक का आपका अगला जो है वह है क्लास रहने वाली है। वो क्लास भी आपको बहुत जल्द मिल जाएगी। फिलहाल इस क्लास को इतना ही रखते हैं, अगली क्लास में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर। आई फ्लूस जो है उससे बचकर रही है, क्योंकि आई फ्लू के चक्कर में 2-3 दिन आपके खराब हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं हो कि आपकी तैयारी के अंदर 2-3 दिन कम पड़ जाए, इसलिए आई फ्लू से बचकर रहिए, घर के अंदर रहिए, सेफली जो है वो तैयारी करते रहिए, क्लासे देखते रहिए, मैक्सिमम जो है वह क्वेश्चन निकालते रहिए, और राजस्थान भूगोल एवं अर्थव्यवस्था के ऊपर विशेष फोकस रखिए, क्योंकि 25 से 30 क्वेश्चन यहाँ से मिलने वाले हैं। राजस्थान आर्थिक समीक्षा और बजट की जो अपनी बुक है वो भी अपनी मार्केट के अंदर आ चुकी है, टेलीग्राम के अंदर उसका लिंक दिया हुआ है, ऑनलाइन जो है वो आप वहां से खरीद सकते हैं। जयपुर या अजमेर के अंदर ऑफलाइन डिपो पर भी आ चुकी है। तो आप कोशिश करना है कि उस किताब को अच्छे से घोट के पी जाए, क्योंकि वहां से आपको 15 क्वेश्चन तक जो है वो मिलने की संभावना है। 10, 12, 15 क्वेश्चन तक मेरा विश्वास है इस बार मिलेंगे उस किताब में से। वो मैं आपको गिना भी दूंगा आरएस प्री के अंदर, इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट वो किताब है। अच्छे से उसको पढ़िए, किताब जो है वो है उसको खरीद लीजिए, साथ ही साथ आपकी ज्योग्राफी की क्लासें देखते रहिए, आपका जो सिलेक्शन है वो श्योर हो जाएगा, आरएस प्री आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो फिलहाल इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।